रात जितनी गहरी होती है मन उतना ही शांत होने लगता है। तो बस एक गहरी सांस लीजिए, अपने तकिए को थोड़ा ठीक कर लीजिए और इस लंबी कहानी में खो जाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सुकून देने वाली टाइम ट्रैवल वाली कहानियाँ हम रोज़ लेकर आते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए ताकि हमें पता चले कि आपको ये सफ़र पसंद आ रहा है। तो आज हम चल रहे हैं ठीक 100 साल पीछे, एक ऐसे पहाड़ी स्टेशन पर जहाँ शाम की हवा में मिट्टी की खुशबू होती थी और जहाँ एक पुरानी छोटी सी ट्रेन पहाड़ों के बीच से निकलकर शहरों को जोड़ती थी। वो ट्रेन ऐसी थी जैसे किसी बच्चे की बनाई हुई खिलौना ट्रेन, पतली, धीमी और बेहद प्यारी। लेकिन उस वक्त लोग उसे दिल से मानते थे, क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, वो पहाड़ों का एक हिस्सा थी। कहानी शुरू होती है एक ठंडी शाम से। पुराना पहाड़ी स्टेशन जिसकी लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था ऊंची घाटी जंक्शन, सन 1924। स्टेशन छोटा था, लेकिन शाम होते ही उसकी रौनक बढ़ जाती थी। पीली रोशनी वाले लैंप, हवा में उड़ती धुंध, दूर किसी ढाबे से आती चाय की खुशबू और पहाड़ों के बीच गूंजती ट्रेन की सीटी। उस दिन स्टेशन पर एक लड़का खड़ा था, आरव नाम का। उम्र होगी मुश्किल से 22 साल। पहाड़ों में ही बड़ा हुआ था, पर आज पहली बार वह 100 साल पुरानी ट्रेन में बैठकर पूरे पहाड़ का सफ़र करने जा रहा था। वो सफ़र जो उसके दादाजी ने कभी पूरा नहीं किया था। आरव के दादाजी दयानंद उस वक्त टेलीग्राफ विभाग में काम करते थे। उनकी फाइलों में एक पुरानी डायरी मिली थी और उसी डायरी में लिखा था एक अधूरा सफ़र। लिखा था कि ऊंची घाटी जंक्शन से आगे एक स्टेशन ऐसा है जहां पहुंचने के बाद इंसान अपने बारे में नई बातें जान लेता है, जैसे पहाड़ उसे कुछ सिखा देता हो। लेकिन दादाजी उस जगह तक कभी पहुंचे ही नहीं। जिंदगी की जिम्मेदारियों ने उन्हें रोक लिया था। आरव ने उसी डायरी को अपने बैग में रखा था और आज वो सफ़र पूरा करने की ठान चुका था। स्टेशन मास्टर, जो करीब 70 साल के होंगे, एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। आरव उनके पास गया और बोला, ट्रेन टाइम पर आएगी ना? स्टेशन मास्टर हंस पड़े। बेटा, ये ट्रेन है, घड़ी नहीं। ये तभी चलती है जब पहाड़ चलने देता है। आरव मुस्कुराया। पहली बार एहसास हुआ कि पहाड़ों की चीज़ों से जल्दी करना बेकार है। यहाँ सब कुछ अपने टाइम पर होता है। थोड़ी देर बाद दूर पहाड़ियों के पीछे से हल्की सी रोशनी दिखी। ये उसी पुरानी ट्रेन की हेडलाइट थी। धीरे धीरे उसकी आवाज़ पहाड़ों से टकराने लगी। छुक छुक छुक, ऐसी आवाज़ जो सुनते ही मन शांत हो जाए, जैसे कोई पुरानी याद वापस लौट आई हो। ट्रेन स्टेशन पर ऐसे रुकी जैसे कोई सांस ले रही हो, गहरी और लंबी। उसका रंग हल्का नीला था। खिड़कियां लकड़ी की, सीटें पतली और हर डिब्बे के नीचे से कोयले की हल्की महक आती थी। यही ट्रेन 100 साल से पहाड़ों में चल रही थी और कहा जाता था कि इसका दिल अब भी पुराना है, बस इसका शरीर हर थोड़े सालों में ठीक कर दिया जाता था। आरव ट्रेन में चढ़ा। पहला डिब्बा लगभग खाली था। पुराने पंखे, छोटी पीली लाइट और खिड़की से आती ठंडी हवा। ट्रेन के अंदर ऐसा लगता था कि समय यहाँ रुक गया है, जैसे आप 2025 से अचानक 1925 में पहुंच गए हों। ट्रेन में कुछ अनोखे लोग भी थे। एक बूढ़ा आदमी जो लकड़ी का छोटा वायलिन पकड़े बैठा था। एक महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर उसे धीरे धीरे थपकियां दे रही थी और एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके गले में कैमरा लटका था, शायद एक फोटोग्राफर। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। पहाड़ी की ढलान पर उतरते हुए पूरी ट्रेन टक 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 की आवाज करने लगी। बाहर हल्का धुंध थी और स्टेशन पीछे छूटता जा रहा था। आरव ने खिड़की के पास बैठकर दादाजी की डायरी खोली। उसमें लिखा था, इस सफर में जितना रास्ता बाहर है उतना ही रास्ता अंदर भी है। आरव इस लाइन को पढ़कर सोच में पड़ गया। क्या वाकई सफर इंसान को खुद के बारे में सिखाता है, या बस यह दादाजी का नजरिया था? ट्रेन एक मोड़ पर पहुंची और पहाड़ अचानक खुलकर सामने आ गया। दूर दूर तक बादल, बीच में खड़े ऊंचे देवदार और गहरे खड्ड में बहती नदी जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। पहाड़ों पर रात का अंधेरा अलग ही होता है। शहर की तरह नहीं, यहाँ का अंधेरा शांत होता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद सो रहे हों और ट्रेन सिर्फ उन्हें जगाए बिना गुजरने की कोशिश कर रही हो। आरव ने पहली बार महसूस किया कि शायद यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं, कुछ और भी है। तभी वायलिन वाला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कोई धुन बजाने लगा। इतनी मीठी धुन कि ट्रेन की आवाज भी उसके सामने धीमी लगने लगी। वो धुन सुनकर लगता था
जैसे पहाड़ों की पुरानी कहानियां हवा में तैर रही हों। ट्रेन अगला स्टेशन अभी दूर था, लेकिन हम अपनी कहानी यहीं थोड़ी देर थामते हैं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस सफर की दिशा बदल देगा। ट्रेन पहाड़ों के बीच धीरे धीरे सांस लेती हुई आगे बढ़ रही थी। बाहर की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आकर आरव के चेहरे को हल्के से छू रही थी। डिब्बे में जलती छोटी पीली लाइट ट्रेन की हल्की कंपकंपी के साथ हिल रही थी, जैसे किसी पुराने जमाने की कहानी खुद ही अपनी रोशनी से आगे बढ़ रही हो। वायलिन वाला बूढ़ा अभी भी वहीं धुन बजा रहा था। धुन में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे किसी को पुराने घर की याद दिला दे। आरव ने दादाजी की डायरी बंद कर दी और धुन को ध्यान से सुनने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह संगीत सिर्फ ट्रेन के अंदर नहीं, बल्कि पहाड़ों में भी फैल रहा है, जैसे पेड़ों, घाटियों और हवा ने इस धुन को पकड़कर आगे भेज दिया हो। थोड़ी देर बाद ट्रेन हल्का सा झटका खाकर एक पुल पर पहुंची। नीचे गहरी खड्ड थी, जिसमें बहता पानी हल्की रोशनी में चमक रहा था। ट्रेन के पहिए जब उस पुल पर चढ़े तो आवाज बदल गई, एक खोखली पर बहुत धीमी सी गूंज। ऐसा लगा जैसे ट्रेन किसी बहुत पुराने रास्ते की याद पर चल रही हो। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था और उसे लगा कि चांद उन पर नजर रख रहा हो, जैसे हर मोड़ के साथ कोई कहानी भी आगे बढ़ रही है। डिब्बे के कोने में बैठा कैमरा वाला आदमी धीरे धीरे अपनी सीट से उठा और आरव की ओर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम भी पहली बार सफर कर रहे हो? आरव ने सिर हिलाकर हाँ कहा। वो बोला, ये ट्रेन सिर्फ जगह नहीं दिखाती, ये इंसान की सोच भी बदल देती है। फिर उसने कैमरा उठाकर खिड़की के बाहर क्लिक किया। कुछ फोटो ऐसी होती हैं जो खुद ही कहानी बन जाती हैं, वह बोला। और इस ट्रेन में कहानी की कमी नहीं है। आरव उस आदमी को देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक था, जैसे उसने इस रास्ते पर कुछ ऐसा देखा हो जो दुनिया के बाकी लोगों की नजर से छूट गया हो। कैमरा वाला आदमी वापस अपनी जगह जाकर बैठ गया और आरव फिर खिड़की की ओर देखने लगा। ट्रेन एक लंबा मोड़ ले रही थी। अचानक पहाड़ों के पीछे से बादलों का झुंड नीचे उतर आया और पूरा रास्ता धुंध से भर गया। सामने का ट्रैक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा ट्रेन हवा में चल रही हो। डिब्बे में बैठे कुछ लोग थोड़े परेशान हुए, लेकिन बूढ़ा वायलिन वाला बिना रुके अपनी धुन बजाता रहा। उसकी धुन में कुछ ऐसा था जो डर को भी शांत कर देता था, जैसे वह कह रहा हो, कुछ नहीं होगा, ये रास्ता पुराना है और सुरक्षित है। आरव ने दादाजी की डायरी फिर खोली। इस बार पन्ने पलटते हुए उसे एक मार्क किया हुआ पेज मिला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पहाड़ कभी रास्ता नहीं देता जब तक आप उसे महसूस न कर लें। आरव इस बात को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि ट्रेन धीमी हो गई। हल्की सी सीटी बजाकर वह एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। पत्थर घाटी हाल्ट। यह स्टेशन इतना छोटा था कि लगता था कोई गलती से बना दिया गया हो। बस एक लकड़ी का बोर्ड, 2 पीली लाइटें और छोटी सी बेंच। यहां कोई भी नहीं चढ़ा और न ही कोई उतरा, पर ट्रेन हमेशा की तरह रुकती थी। शायद यह एक नियम था या एक आदत। ट्रेन की खिड़की के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक कपड़ा था और वह हवा में लहरा रही थी। पर अजीब बात यह थी कि ट्रेन में कोई भी उसे नहीं देख रहा था। वह सिर्फ आरव की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें इतनी शांत थीं कि लगता था उसने बहुत कुछ देखा है। आरव ने खिड़की खोलकर पूछा, कुछ चाहिए आपको? वह मुस्कुराई, लेकिन बोली कुछ नहीं। बस धीरे से हाथ उठाकर जैसे आशीर्वाद देने का इशारा किया और अगली ही सेकंड धुंध में गायब हो गई। आरव घबरा गया। उसने तुरंत कैमरा वाले आदमी को आवाज दी। आपने देखा? वह आदमी खिड़की से बाहर देखता रहा और बोला, कौन? वहां तो कोई नहीं है। आरव का दिल थोड़ी देर तेज धड़कता रहा। वह सोच में पड़ गया कि क्या उसकी आंखों ने धोखा दिया या उस औरत का कोई खास मतलब था। ट्रेन फिर धीरे धीरे चलने लगी। स्टेशन दूर होता गया और धुंध फिर से डिब्बे के बाहर तैरने लगी। कुछ देर बाद बच्चा रोने लगा जो अपनी मां की गोद में था। वायलिन वाले बूढ़े ने संगीत रोककर बच्चे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। सुन, वह बोला, ये पहाड़ बच्चों को पसंद करते हैं।
रोना यहाँ नहीं चलता। और उसने फिर से वही नरम धुन बजाई। चमत्कारिक तरीके से बच्चा कुछ ही सेकंड में शांत हो गया। इस पर कैमरा वाला आदमी हंसने लगा। ये देखो वायलिन का जादू। आरव अभी भी उस बूढ़ी औरत वाली बात नहीं भूल पा रहा था। उसे लगा शायद दादाजी की डायरी का पहला संकेत उसे मिल चुका है। शायद यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन जो इस रास्ते से गहराई से जुड़े हों वे महसूस कर लेते हैं। उसने डायरी को सीने से लगाकर धीरे से अपनी सीट पर पीछे टिक गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक बहुत गहरे मोड़ पर पहुंची। पहाड़ इतना पास था कि ऐसा लगता था खिड़की से हाथ बाहर निकालो तो उंगलियां चट्टान को छू जाएंगी। डिब्बे में हल्का सा झटका लगा और पंखा अचानक बंद हो गया। पीली लाइट भी कुछ सेकंड के लिए मंद हो गई। डिब्बे में बैठे लोग धीरे से उठकर इधर उधर देखने लगे। कैमरा वाला आदमी बोला, ये जगह हमेशा अजीब है, यहाँ सिग्नल भी बंद हो जाते हैं। आरव ने फिर बाहर झांका। सामने एक बहुत पुरानी सुरंग दिख रही थी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और ऊपर छोटे छोटे पौधे उग आए थे। सुरंग के नीचे पानी जमा था और ट्रेन के पहिए उसमें से गुजरते हुए बड़ी अजीब आवाज कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन सुरंग में घुसी, अचानक पूरा डिब्बा अंधेरा हो गया। लोगों की हल्की सरसराहट सुनाई दी। बच्चा फिर रोने लगा। आरव ने अंधेरे में चारों तरफ देखने की कोशिश की। वायलिन वाला बूढ़ा भी चुप था, जैसे वह भी किसी इंतजार में हो। अचानक आरव को लगा किसी ने उसके कंधे को हल्का सा छुआ है। उसने झट से पीछे देखा, पर कोई नहीं था, बस अंधेरा और ट्रेन की लगातार चलती आवाज। और फिर अंधेरे में किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम देर से आए हो। आवाज इतनी धीमी थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि वह आदमी की थी या औरत की या पहाड़ की। आरव की सांसें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है, कोई आवाज है, या पहाड़ वास्तव में उससे बात कर रहे हैं। सुरंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी और ट्रेन अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। कहानी यहीं रुकती है। आगे क्या होता है? ट्रेन अभी भी उसी लंबे पुराने सुरंग के अंदर थी। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि हाथ उठाकर भी अपनी उंगलियां ठीक से दिखाई नहीं दे रही थीं। सिर्फ ट्रेन के पहियों की लगातार चलती आवाज ही थी जो बता रही थी कि सब कुछ अभी भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन आरव का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर अटका था, वो रहस्यमयी आवाज, तुम देर से आए हो। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपनी सीट पकड़कर धीरे से सांस ली और चारों तरफ देखने की कोशिश की, पर अंधेरा पूरे डिब्बे को निगल चुका था। उसे लगा शायद डिब्बे में किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन ये आवाज मजाक जैसी नहीं थी। इसमें एक अजीब सा भार था, जैसे ये आवाज बहुत बीते समय से चली आ रही हो। कुछ सेकंड बाद डिब्बे की पीली लाइट धीरे धीरे झिलमिलाई और वापस जलने लगी, जैसे बिजली ने खुद थोड़ी देर के लिए सांस ली हो। लाइट आते ही आरव ने आसपास देखा। सब लोग अपनी जगह पर थे। वायलिन वाला बूढ़ा अपनी आंखें बंद कर बैठा था, जैसे किसी ध्यान में हो। कैमरा वाला आदमी फिर से अपने लेंस की सफाई करने में लगा था और बच्चा अब शांत था, मां की गोद में पहाड़ी हवा की तरह गहरी नींद में डूबा हुआ। किसी ने भी कोई अजीब हरकत नहीं की थी। कोई भी इस बात से परेशान नहीं लग रहा था कि डिब्बे में अभी अभी किसी ने एक अजीब आवाज सुनी है। आरव ने फिर धीरे से दादाजी की डायरी को हाथ में लिया। जैसे ही उसने डायरी खोली, एक पुराना सूखा पत्ता बाहर गिरा। वह किसी पहाड़ी पेड़ का लगता था, नरम भूरे रंग का, मगर इतनी अच्छी तरह बचा हुआ कि लगता था किसी ने अभी तोड़कर रखा हो। डायरी के उस पेज पर लिखा था, सुरंग सिर्फ रास्ता नहीं होती, ये समय को भी थाम लेती है। आरव की उंगलियां हल्की सी कांपीं। उसे ऐसा लगा जैसे दादाजी ने ये बात उसी के लिए लिखी हो, जैसे उन्होंने पहले ही जान लिया था कि वह उसी सुरंग से गुजरेगा। ट्रेन अचानक हल्का सा हिली और सुरंग खत्म होने के बाद बाहर फैली रोशनी ने डिब्बे को फिर गर्म कर दिया। बाहर आसमान हल्का नीला था और सूरज धीरे से पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था। धुंध अब ऊपर उठकर पेड़ों की चोटियों में उलझ रही थी। यह नज़ारा इतना खूबसूरत था कि कुछ देर के लिए आरव उस अजीब आवाज को भूल ही गया। ट्रेन अब एक ऐसा ट्रैक पकड़ चुकी थी जो पहाड़ की ढलान के बिल्कुल किनारे पर बना था। नीचे की खाई इतनी गहरी थी कि उसे देखकर किसी का भी दिल हल्का कांप जाए।
लेकिन ट्रेन की चाल इतनी स्थिर थी कि एक अजीब सा भरोसा दिल में आता था, जैसे ये ट्रेन अपने रास्ते को बहुत अच्छी तरह जानती है। डिब्बे में बैठे लोग अब खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। कैमरा वाला आदमी तो लगातार फोटो निकाल रहा था, जैसे उसने कोई जिंदगी का सबसे सुंदर मौका पकड़ लिया हो। आरव भी खिड़की से बाहर देख रहा था। घाटियां, नदियां, छोटी छोटी झोपड़ियां और पेड़ जो हवा में झूम रहे थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया समय में अटकी हुई हो, जैसे यहां कुछ भी जल्दी नहीं चलता। अचानक डिब्बे का दरवाजा हल्की आवाज के साथ खुला और एक बूढ़ा टिकट चेकर अंदर आया। उसके हाथ में पुरानी स्टाइल का पंचर था, जैसे 40-50 साल पुराना हो। वह एक एक सीट के पास जाकर टिकट देखने लगा। जब वह आरव के पास आया, उसने पूछा, पहली बार जा रहे हो ऊपर? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। टिकट चेकर ने उसे थोड़ा गौर से देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तुम किसी को ढूंढ रहे हो? आरव ने चौंक कर पूछा। आपको कैसे पता? वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, यहां आने वाला हर इंसान कुछ ना कुछ ढूंढता है। कभी कोई इंसान, कभी कोई याद, कभी खुद को। ये बात सुनकर आरव कुछ सेकंड चुप रहा। टिकट चेकर ने उसकी डायरी की तरफ देखा और बोला, ये किसकी है? आरव ने कहा, दादाजी की। टिकट चेकर ने डायरी को एक पल ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अजीब सी पहचान की चमक आई। फिर वह बोला, संभाल कर रखना, ये रास्ता पुराने लोगों की यादें बहुत अच्छे से रखता है। टिकट चेकर आगे बढ़ गया, लेकिन आरव को उसकी बातों ने बेचैन कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब लोग कुछ ना कुछ जान रहे हों, जैसे पूरा सफर पहले से तय हो, या जैसे ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं, उनकी कहानियों को भी पहचानती हो। कुछ देर बाद ट्रेन ने एक घना जंगल पार किया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां बादलों में छिपी हुई थीं। हवा में मिट्टी और काई की खुशबू थी, जो पहाड़ी जंगलों की खास पहचान है। इस जंगल के बीच से गुजरते हुए ट्रेन की आवाज भी बदल गई थी, जैसे कोई धीमी गूंज पेड़ों के बीच तैर रही हो। जंगल के बीच एक जगह ऐसा था जहां सूरज बिल्कुल नहीं आता था। ट्रेन जब वहां पहुंची, डिब्बे में हल्का सा अंधेरा फैल गया। एक अजीब ठंडक भी आ गई और अचानक वायलिन वाला बूढ़ा खुद से मुस्कुराया और एक नई धुन बजाने लगा। ये पहले वाली धुन से बिल्कुल अलग थी। इसमें एक दर्द था, एक याद थी और एक इंतजार। आरव उसकी तरफ देखने लगा। बूढ़ा वायलिन को ऐसे बजा रहा था जैसे वो किसी खास इंसान को पुकार रहा हो। कैमरा वाला आदमी खड़ा हुआ और धीरे से बोला, आपने ये धुन पहले भी सुनी है? बूढ़ा बोला, हर कोई सुनता है, लेकिन अधूरी। आरव ने पूछा, क्यों? वह धीमी आवाज में बोला, क्योंकि जिसे सुननी चाहिए वह अभी तक पहुंचा नहीं है। आरव का दिल जैसे रुक गया हो। ये बात उसके लिए ही कही गई लग रही थी। अचानक ट्रेन ने तेज ब्रेक लगाया। सब लोग आगे की तरफ थोड़ा झटके से खिसक गए। डिब्बे की लाइट झपककर बंद हो गई। ट्रेन एकदम रुक गई। डिब्बे में सन्नाटा फैल गया। आरव ने खिड़की से बाहर झांका। ट्रैक के आगे एक बहुत पुराना पुल था, लेकिन उस पर घनी धुंध पसरी हुई थी, इतनी कि 2 फीट आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वायलिन वाला बूढ़ा खड़ा हो गया। उसने बाहर देखते हुए धीरे से कहा, ये वही जगह है? आरव ने पूछा, कौन सी जगह? बूढ़ा जैसे खुद से बोल रहा था, जहां हमेशा कोई ना कोई लौट कर आता है, क्योंकि उसकी कहानी पूरी नहीं हुई होती। आरव की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। टिकट चेकर फिर डिब्बे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सा तनाव था। वह बोला, ये धुंध अचानक आई है, जब तक साफ नहीं होती ट्रेन आगे नहीं जाएगी। कैमरा वाला आदमी बोला, लेकिन इतनी घनी धुंध अचानक कैसे आ सकती है? टिकट चेकर उसकी तरफ झुककर धीमी आवाज में बोला, ये धुंध सिर्फ मौसम नहीं है, ये जगह अपना फैसला खुद करती है। आरव ने दादाजी की डायरी को कसकर पकड़ लिया। उसे महसूस हुआ कि ये सफर सिर्फ खूबसूरत पहाड़ देखने का नहीं है, ये कुछ और ही है। डायरी का बंद पन्ना हवा से हल्का खोल गया। उस पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जहां धुंध रुके वहां कहानी बदलती है। आरव का दिल धड़कना भूल गया। वह बाहर घनी धुंध में घूरने लगा, जैसे उसे भांप रहा हो कि अब जो होगा वह उसके पूरे सफर की दिशा बदल देगा। कहानी यहीं रुकती है। ट्रेन पुल से कुछ ही दूर रुक चुकी थी और धुंध इतनी घनी हो चुकी थी कि डिब्बे के अंदर तक उसका पसरा हुआ असर महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंड थी, वो ठंड जो सामान्य मौसम वाली नहीं होती। ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो इंसान को भीतर तक छू ले। आरव ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की,
लेकिन धुंध में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। बस हल्की सी रोशनी जो ट्रेन के हेडलाइट से निकलकर धुंध में खो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धुंध रोशनी को भी निगल रही हो। डिब्बे में बैठे लोग अब थोड़ा बेचैन दिखने लगे थे। कैमरा वाला आदमी अपने कैमरे को छाती से लगाए खड़ा था, जैसे कुछ भी हो सकता है। वायलिन वाला बूढ़ा जो अभी तक शांत बैठा था, अब अपनी उंगलियां वायलिन के तारों पर घुमा रहा था, ऐसे जैसे वो किसी आने वाले पल को महसूस कर रहा हो। टिकट चेकर दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें बाहर धुंध में टिकी हुई थीं। वो कुछ बेचैन सा लग रहा था। उसके चेहरे पर वो पुरानी ट्रेन कर्मचारियों वाली सुरक्षा वाली शांति नहीं थी। इसमें कुछ और था, जैसे वो किसी ऐसी चीज से डर रहा हो जिसे वो जानता है और बाकी लोग नहीं। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये धुंध अचानक इतना क्यों बढ़ गई? टिकट चेकर ने धीरे से उसकी ओर देखा। ये जगह हमेशा मौसम के हिसाब से नहीं चलती। आरव ने धीमे स्वर में पूछा। मतलब? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, यहां धुंध वहां जमती है जहां कोई कहानी अधूरी रह जाती है, किसी की राह रुक जाती है। आरव का थोड़ा सा गला सूख गया। आप कहना क्या चाहते हैं? टिकट चेकर ने उसकी डायरी की तरफ देखा। तुम इस सफर पर अकेले नहीं आए हो। कुछ चीजें साथ चलती हैं, चाहे तुम देखो या ना देखो। ये सुनकर आरव के दिल में हल्की सी हलचल हुई। उसकी उंगलियां डायरी के पन्नों पर फिर गईं, जैसे उन्हें खुद ही पता हो कि किस पेज पर जाना है। डायरी का एक पन्ना हवा से पलटा और उस पर कुछ लिखा था, अगर धुंध बढ़ जाए तो ठहर जाना, उसे लड़ना नहीं। आरव ने पन्ना पढ़ते ही हल्की सांस छोड़ी। उसे महसूस हुआ दादाजी इस सफर को किसी रहस्यमयी चीज से जोड़कर गए थे। तभी ट्रेन के बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पत्थर पर धीरे से चल रहा हो, धीमा लेकिन बहुत साफ। कैमरा वाला आदमी चौंक कर बोला, क्या यहाँ कोई नीचे चल रहा है इतनी धुंध में? टिकट चेकर ने कहा, ये पैरों की आवाज नहीं है, ये धुंध की चाल है। वायलिन वाला बूढ़ा मुस्कुराया। धुंध जब किसी को पहचान लेती है तो कुछ कहती है। आरव ने पूछा, किसे पहचानती है? बूढ़ा धीरे से बोला, जिसका रास्ता यहां से गुजरना तय हो। आरव का दिल एक पल रुक गया। क्या धुंध उसे पहचान रही थी या किसी और को? ट्रेन के आगे के डिब्बों में भी लोग खिसकने की आवाजें कर रहे थे। कुछ ने खिड़कियां बंद कर लीं, कुछ किसी तरह बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाहर था ही क्या, सिर्फ सफेद धुंध जो अचानक और भी गहरी होती जा रही थी। इसी दौरान ट्रेन के पीछे वाली तरफ से एक हल्की रोशनी की लहर आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक सेकंड के लिए टॉर्च जलाई हो। कैमरा वाला आदमी बोला, किसने लाइट मारी? टिकट चेकर ने तुरंत जवाब दिया, पीछे कोई नहीं है। वो पुराना डिब्बा तो कब का बंद पड़ा है। आरव का दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर पीछे कोई नहीं है तो रोशनी कहां से आई? धुंध के बीच? या फिर? वायलिन वाला बूढ़ा अचानक अपनी सीट से उठा और डिब्बे के बीच में खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और वायलिन की धुन शुरू कर दी। एक डरावनी, गहरी लेकिन अजीब आकर्षण वाली धुन, जैसे ये धुन किसी को पुकार रही हो या किसी आने वाले पल को शांत कर रही हो। आरव को लगा जैसे हवा बदल गई हो। धुंध की ठंड अब शरीर में उतरने लगी थी, जैसे कोई बर्फीली उंगली उसकी गर्दन को छू रही हो। टिकट चेकर धीरे से बोला, जब तक ये धुन बजती है धुंध का असर कम रहता है, वरना ये सीधा अंदर घुस जाती है। आरव ने चौंक कर पूछा, अंदर मतलब? कैमरा वाला आदमी बोला, मतलब ये सिर में घुस जाती है, जैसे कोई ट्रिक। टिकट चेकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, धुंध सिर्फ बाहर की नहीं होती, ये उन यादों को खींचती है जिन्हें तुम भूल चुके हो और फिर उन्हें अपनी तरह मोड़ देती है। आरव के शरीर में एक और सिहरन दौड़ गई। उसे दादाजी की एक पुरानी फोटो याद आई, जिसमें वे इसी इलाके के एक पुल पर खड़े थे। फोटो में एक अजीब सा धब्बा था जिस पर दादाजी ने कभी कुछ नहीं बताया था। ट्रेन कुछ सेकंड के लिए जैसे सांस रोककर खड़ी रही। वायलिन की धुन अब डिब्बे के हर कोने में गूंज रही थी और धुंध की आवाजों को थोड़ा पीछे धकेल रही थी। तभी ट्रेन के बाहर से किसी के हल्के खांसने की आवाज आई। आरव ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर सिर्फ धुंध थी, लेकिन आवाज किसी इंसान की थी। कैमरा वाला आदमी बोला, कोई बाहर है? टिकट चेकर ने उसे घूरते हुए कहा, अगर बाहर कोई दिखे तो खिड़की मत खोलना। आरव ने पूछा, क्यों? वह बोला, क्योंकि कभी कभी धुंध किसी की शक्ल ले लेती है,
वायलिन की धुन अचानक रुक गई। बूढ़े ने आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। धुंध करीब आ रही है। ट्रेन की लाइट एक बार फिर झपकी और हल्की हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरी ट्रेन किसी दबाव में आ गई हो, जैसे धुंध ट्रेन को पकड़कर रोकने की कोशिश कर रही हो। आरव ने अपनी डायरी खोली। एक पन्ने पर लिखा था, धुंध जब करीब हो तो उसकी आवाज मत सुनना। उसी वक्त बाहर से एक औरत की आवाज आई, कोई है, मेरी मदद करो। आवाज इतनी साफ थी कि लगता था वो खिड़की के ठीक बाहर खड़ी है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कैमरा वाला आदमी खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। शायद कोई फंसा है। टिकट चेकर ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। ये इंसान नहीं है। डिब्बे में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। बाहर वही आवाज फिर आई, मैं देख नहीं पा रही, कोई है क्या? लेकिन इस बार आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। एक अजीब सी गूंज, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। वायलिन वाला बूढ़ा तुरंत फिर धुन बजाने लगा, इस बार तेज, भारी और जैसे किसी खतरनाक चीज को रोकने की कोशिश में। आवाज अचानक चिल्लाकर बोली, खिड़की खोलो। आरव का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। टिकट चेकर बोला, ये वही है जो आज भी पुल पर इंतजार में है। आरव ने डर से पूछा, किसका इंतजार? टिकट चेकर उसकी डायरी की तरफ देखते हुए बोला, उसका जो उसके साथ नहीं आ पाया। डिब्बे में एक घना सन्नाटा फैल गया। धुंध ट्रेन को और कसकर पकड़ रही थी। वायलिन की धुन मुश्किल से उसे रोक पा रही थी। बाहर खड़ी वो चीज अब खिड़की पर उंगलियां फिराने लगी थी और आरव को महसूस हुआ, ये सफर अब सिर्फ सफर नहीं रहा, कुछ बहुत पुराना और बहुत अधूरा उसकी तरफ बढ़ रहा था। ट्रेन उस मोड़ से आगे बढ़ती गई जहां सामने दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ों की नींद भरी चुप्पी फैली हुई थी। रात अपनी पूरी गहराई पर उतर चुकी थी और पटरियों पर पड़ने वाली हर हल्की सी आवाज जंगल की चुप्पी में कई गुना बढ़कर सुनाई देती थी। कोच के अंदर हल्की हल्की झूलन थी, जैसे कोई पुराना पलंग हवा में धीरे धीरे हिल रहा हो। मैं, कबीर, सोहन और कुछ यात्री अभी तक जाग रहे थे, क्योंकि ट्रेन का यह हिस्सा सफर का सबसे रहस्यमय और पुराना माना जाता था। कंडक्टर बाबू, जिनके चेहरे पर सालों का तजुर्बा उतर आया था, कुछ देर पहले हमें बता रहे थे कि यह ट्रैक 100 साल पहले जिस टेक्निकल सेटअप से बनाया गया था, उसकी कुछ चीजें आज भी वैसी की वैसी हैं। उन्होंने कहा था, इस रूट पर कम बोलना, ज्यादा सुनना फायदे का रहता है। उनकी यह लाइन सुनकर आधे डिब्बे के चेहरे थोड़े बदल गए थे। सोहन हंसते हुए बोला था, सुन तो हम ले लेंगे भाई, पर डर थोड़ी लगता है अब। लेकिन उसकी हंसी में भी एक बेचैनी थी। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, बाहर की हवा और ज्यादा ठंडी और चुभने वाली होने लगी। वो खिड़की के छोटे से खुले हिस्से से भीतर घुसती और चेहरे पर हल्का सा झटका देती। दूर पहाड़ों की ढलानों पर जुगनू सी चमकती लाइटें दिखती थीं, शायद किसी पुराने गेस्ट हाउस, लॉट ट्रैक रेस्ट पॉइंट या किसी छोटे से गांव की। लेकिन जितना हम आगे बढ़ते गए, उतनी ही इंसानी निशानियां कम होती गईं और जंगल सा फैलता सन्नाटा ज्यादा भारी होता गया। हमारा कोच जंगल के बीच बने उस पुराने ब्रिज पर पहुंच रहा था, जहां नीचे काले धुएं की तरह गहराई फैली रहती है। ट्रेन ने रफ्तार कम की। नीचे से आती ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी गंध उठी, जैसे मिट्टी, लकड़ी और पुराने ग्रीस का मिला हुआ रूप। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। सिर्फ गहराई, अंतहीन गहराई और उसके ऊपर तैरता हुआ कोहरा। एक पल को ऐसा लगा जैसे वो कोहरा भी किसी पुराने किस्से की तरह किसी को बुला रहा हो। अचानक एक हल्की सी खटखट की आवाज आई, बिल्कुल ट्रेन के नीचे से, जैसे कोई लकड़ी टूटने की कोशिश कर रही हो। मेरा दिल एक झटके से उछल गया। मैंने कबीर की तरफ देखा, वो भी मेरी ही तरह चौकन्ना हो गया था। सोहन ने अपनी सीट पर से उठकर कहा, ये क्या था भाई? कंडक्टर बाबू भी वहीं पास में थे। उन्होंने बस एक धीमी मुस्कान दी, कुछ नहीं, पुरानी पटरी है। कभी कभी लोहे की आवाजें अलग टोन में आ जाती हैं। उनकी मुस्कान में मुझे भरोसा कम दिखा और किसी भी पुराने किस्से की अनकही चेतावनी ज्यादा। ब्रिज पार करने के बाद ट्रेन फिर से जंगल के बीचों बीच आती ढलान पर बढ़ने लगी। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि खिड़की से देखने पर ऐसा लगता था जैसे हम किसी अनजाने सुरंग में चल रहे हैं।
जबकि सुरंग वहां थी ही नहीं। सिर्फ रात थी। करीब आधा घंटा बीता होगा जब ट्रेन एक बहुत पुराने स्टेशन पर धीरे धीरे रुकने लगी। वही स्टेशन जिसकी कहानी हमें पुराने लोग हमेशा डराते हुए सुनाते थे। स्टेशन का नाम फीका सा पड़ा हुआ टूटा फूटा बोर्ड था जिस पर पेंट लगभग मिट चुका था। लाइटें टिमटिमा रही थीं, जैसे किसी पुराने दिए में तेल खत्म होने को हो। प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल कोई नहीं था, सिर्फ हवा और लकड़ी के खंभों से टकराती हुई हल्की सी सीटी जैसी आवाज। स्टेशन रुका तो था, लेकिन किसी ने उतरना नहीं था। फिर भी रुकना जरूरी था, क्योंकि ये स्टेशन एक टाइम सेफ्टी चेक पॉइंट माना जाता था। कंडक्टर बाबू उतरकर कुछ रिकॉर्ड चेक करने चले गए। हम तीनों खिड़की से बाहर देखते रहे। स्टेशन की खालीपन में एक अजीब सी कहानी बसी हुई थी। मुझे अचानक याद आया, मेरे दादा कहते थे कि इस स्टेशन पर कभी मजदूरों का बड़ा बड़ा कैंप हुआ करता था और ट्रेन की पहली टेस्टिंग यहीं से शुरू होती थी। कई हादसे हुए थे, कई मजदूर पहाड़ से गिर गए थे, कई रातों में पेट्रोल लाइट्स की लौ अचानक बुझ जाती थी। कहते थे इस स्टेशन के चारों ओर हवा नहीं, कहानी चलती है। मैंने अपने दिमाग से इन बातों को हटाने की कोशिश की, लेकिन जितनी कोशिश करता उतनी ही आवाजें स्टेशन की तरफ से उठती लगतीं। कभी लकड़ी का चरमराना, कभी किसी के चलने जैसी आहट, कभी दूर किसी धातु के गिरने की धपसी आवाज। इसी बीच एक और अजीब चीज हुई। हमने देखा प्लेटफॉर्म की दूर वाली तरफ, जहां एक पुराना स्टोर रूम था, वहां एक पीली सी रोशनी चमकी और उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। किसी ने टॉर्च जलाई हो, लेकिन कौन? स्टेशन तो खाली था। सोहन ने थूक निगलते हुए कहा, भाई मैं तो बोल रहा हूं, यहां कुछ अलग सा है। आदमी नहीं है तो लाइट किसने जलाई? कबीर ने धीरे से कहा, शायद हवा थी या शायद कोई वॉचमैन। मैंने कहा, वॉचमैन कहाँ है? बोर्ड भी टूटा है, स्टेशन बंद टाइप लग रहा है। हम बहस कर ही रहे थे कि प्लेटफॉर्म के दाईं तरफ वाले कोने से हल्की सी आहट आई, जैसे कोई पुराने जूतों से कंकड़ पर कदम रख रहा हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। मेरी सांसें तेज होने लगी थीं। कुछ सेकंड बाद कंडक्टर बाबू वापस आए। उनके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन वो जल्दी में दिख रहे थे। चलो भाई, आगे सफर लंबा है, उन्होंने कहा, और ट्रेन फिर धीरे धीरे चलने लगी। स्टेशन पीछे छूटने लगा, लेकिन उससे उठी हुई बेचैनी ट्रेन में हमारे साथ ही आ गई थी, जैसे किसी ने हमारी डिब्बे में चुपचाप जगह बना ली हो। बाहर की हवा और ठंडी होती जा रही थी। पटरियों पर ट्रेन की आवाज गूंजकर जंगल में अजीब सी परछाइयों का एहसास बना रही थी। कुछ दूर जाने पर ट्रेन एक लंबे बेहद पुराने सुरंग की ओर बढ़ी। कंडक्टर बाबू ने कहा था कि यह सुरंग इस पूरे रूट का सबसे पुराना हिस्सा है और इसे काटने में कई साल लगे थे। जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई, अंदर अंधेरा एकदम बदल गया, जैसे कोई भारी सी परत हमारे कोच पर लिपट गई हो। ट्रेन की लाइटें हल्का सा फड़फड़ाईं और पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे बिजली जा सकती है। कुछ यात्रियों ने तुरंत खिड़कियों के पर्दे खींच लिए। सुरंग की दीवारों पर ट्रेन की लाइटें पड़कर अजीब सी लकीरें बनाती, जो हमारे साथ साथ भागती हुई लगती, मानो कोई छाया हमारा पीछा कर रही हो। अचानक एक जोरदार थप। ट्रेन के नीचे से ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज टकराई हो। पूरा कोच एक झटके से हिल गया। कई लोग सीटों से उछल गए। कोई चिल्लाया, क्या हुआ? दिल की धड़कन मेरे कानों के पास आकर रुक गई थी। कंडक्टर बाबू उठकर हमारी तरफ आए, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। वो बोले, शांत रहिए, शायद कोई पत्थर गिरा है। पहाड़ों में ऐसा अचानक हो जाता है। लेकिन उनकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो एक अनुभवी आदमी की आवाज में होना चाहिए। कोच के पिछले हिस्से से एक बुजुर्ग बोले, ये पत्थर नहीं था, ये किसी ने मारा है। कोच में सन्नाटा फैल गया। सुरंग अभी खत्म नहीं हुई थी। ट्रेन धीमी होने लगी और अंधेरा और घना होता जा रहा था। सुरंग की दीवारें पास पास दिखाई देने लगीं और टनल में गूंजती हवा की आवाज किसी अनदेखी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी।
और तभी पीछे किसी ने सीट पर हाथ मारा। धप्प। हम तीनों ने एक साथ पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पीछे से आई वो तेज धप्प की आवाज अभी भी हवा में तैर रही थी, जैसे किसी ने हमारी नसों में सीधे डर भर दिया हो। हम तीनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखते रहे। कबीर की आंखें बड़ी हो गई थीं। सोहन अपनी सीट पकड़कर तन गया था और मैं खुद ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर किसने जोर से सीट पर हाथ मारा, जबकि हमारी पंक्ति के पीछे कोई था ही नहीं। ट्रेन अभी भी सुरंग के अंदर थी और अंदर की हवा इतनी भारी लग रही थी मानो किसी ने हमारे चारों ओर अदृश्य धुआं छोड़ दिया हो। कोच की लाइटें कभी कभी हल्की सी झपकतीं, जिससे वो पुराना डिब्बा और भी उम्रदराज और रहस्यमयी लगता था। कंडक्टर बाबू की आवाज पीछे से आई, सब लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठकर शांत रहिए, कुछ नहीं है, सिर्फ सुरंग का प्रेशर है। उनका शब्द हमारे दिलों तक नहीं पहुंचा। हम सब जानते थे कि यह साधारण आवाज नहीं थी, इंसानी हाथ की आवाज है, और वो भी इतने करीब। कंडक्टर बाबू आगे बढ़े उस सीट तक जहां धप्प की आवाज आई थी। उन्होंने वहां अपना हाथ फेरा, सीट के कोने, नीचे का लकड़ी वाला हिस्सा और फिर सीट के पीछे की दीवार तक, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। वो उठकर बोले, देखिए, कुछ नहीं है, शायद लकड़ी का पुराना हिस्सा हिला होगा। उनकी कोशिश थी माहौल को सामान्य बनाए रखने की, लेकिन उनके चेहरे पर जो तनाव था वो उनकी बात को खुद ही झुठला देता था। इसी दौरान ट्रेन सुरंग से धीरे धीरे बाहर आने लगी। जैसे ही बाहर की ठंडी हवा अंदर घुसी, कुछ राहत सी महसूस हुई, लेकिन ये राहत भी कुछ ही सेकंड की थी। बाहर चारों तरफ काले पहाड़, गहरी घाटियां और धुएं की तरह फैला अंधेरा दिखाई दे रहा था। आसपास कोई गांव नहीं, कोई इंसानी हरकत नहीं, बस पहाड़ों की खामोशी और ट्रेन की अपनी थकान भरी आवाज। ट्रेन कुछ देर बाद एक मोड़ पर पहुंची, जहां पटरियां तीखी ढलान पर नीचे जाती थीं। इस हिस्से की कहानी हमने पहले भी सुनी थी। ये ट्रैक 100 साल पहले पहाड़ काटकर बिना किसी बड़ी मशीनरी के बनाया गया था। मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाकर इसे बनाया था, और अफवाह थी कि इस ट्रैक पर कई हादसे हुए थे। ट्रेन मोड़ ले रही थी कि अचानक एक झटका लगा। पूरा डिब्बा जोर से हिल गया। कुछ लोग चीख उठे, कुछ अपनी सीटों से गिर पड़े। मैंने तुरंत खिड़की के बाहर देखा। एक बड़ा पत्थर, जो शायद ऊपर से गिरा था, पटरियों के बिल्कुल किनारे अटका हुआ था। अगर ट्रेन थोड़ी और तेज होती तो शायद वो टकरा भी जाता। कंडक्टर बाबू दंदनाते हुए आए, सब ठीक है, घबराइए मत, ड्राइवर ने टाइम पर कंट्रोल कर लिया। सोहन ने धीरे से कहा, भाई, ये सब अचानक क्यों हो रहा है? पहले सुरंग वाला मामला, फिर सीट पर हाथ, और अब ये पत्थर। कुछ कनेक्शन लग रहा है। कबीर धीरे से फुसफुसाया, कहीं वो स्टेशन वाली रोशनी और वो कदमों की आवाज। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, चुप रहो, अभी दिमाग शांत रखो। लेकिन सच ये था कि मैं खुद भी उतना ही डरा हुआ था। ट्रेन अपनी ही धुन में आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंदर हमारे दिलों की धड़कन धीरे धीरे किसी अनकही कहानी को पहचानने लगी थी। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन एक और पुरानी जगह पर पहुंची, एक छोटा सा ब्रिज जिसके नीचे गहरी नदी बहती थी। पानी की आवाज ट्रेन के शोर से भी ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। पहाड़ों के बीच से आने वाली इस नदी का बहाव बहुत तेज था। ट्रेन जैसे ही ब्रिज पर चढ़ी, कोच में फिर हल्की सी थरथराहट हुई, और तभी एक चीख पूरे डिब्बे में गूंज गई। वो चीख किसी बच्चे की नहीं, किसी औरत की नहीं। वो चीख ऐसी थी जैसे किसी को अचानक बहुत बड़ा दर्द हुआ हो। हम सभी ने एक साथ मुड़कर देखा। आवाज आखिरी कोच की तरफ से आई थी। कंडक्टर बाबू बिना सेकंड लगाए उधर दौड़ पड़े। कुछ यात्री भी पीछे पीछे चल दिए। मैं, कबीर और सोहन भी खड़े हो गए, लेकिन डर के कारण तुरंत कदम आगे नहीं बढ़ पाए। सोहन बोला, भाई, ये अब कुछ ज्यादा हो रहा है। हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। आखिरी कोच के पास आधा दरवाजा खुला था, और वहां हवा कुछ अलग सी थी, ठंडी, जैसे किसी पुराने तहखाने से आ रही हो। अंदर पहुंचकर हमने देखा, एक बुजुर्ग आदमी जमीन पर बैठे थे। उनका चेहरा फक था,
जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख आए हों जिसे इंसान देख ही नहीं सकता। उनके हाथ कांप रहे थे और सांसें अनियंत्रित थीं। कंडक्टर बाबू ने घुटनों के बल बैठकर पूछा, क्या हुआ? आपने चीख क्यों मारी? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा। सीट के नीचे कोई था, किसी के नाखून मेरे पैर पकड़ लिए। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। कंडक्टर बाबू ने तत्काल सीट उठाई। नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पुरानी लकड़ी। बुजुर्ग ने जोर से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींचा। ठंडा हाथ था, इंसान का नहीं था वो। कोच में सनसनी फैल गई। कंडक्टर बाबू ने गहरी सांस ली और कहा, शायद आपका पैर लकड़ी के किसी उभरे हिस्से में अटक गया होगा। डर में आपको लगा होगा कि किसी ने पकड़ा है। लेकिन बुजुर्ग चिल्ला उठे, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो चेहरा अंधेरे में, सीट के नीचे। उनकी आवाज कच्चे पत्थर की तरह हॉल में गूंज गई। कंडक्टर कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनका चेहरा बता रहा था कि वे खुद भी ये बात अनदेखी नहीं कर पा रहे। अचानक उसी वक्त ट्रेन जोर से झटके खाती हुई रुक गई। हम सब इधर उधर गिरते बचते रहे। कोच की लाइटें 1 सेकंड के लिए बंद हो गईं और फिर चालू हुईं। डिब्बा सन्नाटे में डूब गया। बाहर गहरी रात थी। ट्रेन एक ऐसी जगह रुकी थी जिसके बारे में किसी ने कभी बात नहीं की थी। एक पुराना लकड़ी वाला शेड, जहां पहले मजदूर रहा करते थे। बिना प्लेटफॉर्म, बिना नाम, बिना लाइट। और जैसे ही हमने बाहर देखा, कोहरा अचानक तेज होकर ट्रेन के चारों ओर जमा होने लगा। ऐसा कोहरा जिसे देखकर इंसान का दिल डूब जाए। और उसी कोहरे के बीच एक काली परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। कोहरे के बीच वो काली परछाई जैसे जैसे करीब आ रही थी, हमारे दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। ट्रेन के अंदर बैठे हर इंसान की सांसें जैसे अचानक थम गई थीं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, कोई हिल भी नहीं रहा था। सबकी निगाहें बस उसी दिशा में जमी हुई थीं जहां वो परछाई धीरे धीरे हमारी ओर खिसकती आ रही थी। कोहरा इतना घना था कि उसे चीरते हुए सिर्फ उस परछाई की हल्की सी आउटलाइन दिख रही थी। कभी ऊपर उठती, कभी नीचे झुकती, मानो इंसानी भी नहीं हो और पूरी तरह भूतिया भी नहीं। कंडक्टर बाबू ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े थे। अपने हाथों को पास रखकर डर छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट साफ नजर आ रही थी। अचानक ट्रेन के इंजन की तरफ से एक लंबा चरमराता हुआ साउंड आया, जैसे कोई भारी चीज उसे खरोंच रही हो। सोहन ने हल्की आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है भाई? मैं बस उसे चुप रहने का इशारा कर पाया। मेरी आवाज भी जैसे गले में अटक गई थी। कंडक्टर बाबू ने धीरे धीरे ट्रेन का दरवाजा बंद करने की कोशिश की ताकि अंदर के लोग थोड़ा सुरक्षित महसूस करें। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खींचा, दरवाजे के बाहर से किसी ने जोर से धक्का मारा। दरवाजा फिर से खुल गया। अब कोच के सामने खड़े ज्यादातर लोग सीटों पर सिकुड़कर बैठ गए। कहीं कहीं बच्चों की रोने की आवाज और कुछ लोगों की बामुश्किल नियंत्रण में रही सांसें सुनाई दे रही थीं। परछाई अब बिल्कुल दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी और तभी बिना किसी चेतावनी के कोहरे का एक भंवर सा उठा और उस परछाई के चारों ओर घूमने लगा। ऐसा लगा जैसे वो परछाई को अपने अंदर खींच रहा हो। और जैसे जैसे वो भंवर उठता गया, परछाई और साफ होती गई। एक पल को लगा कि वो कोई इंसान है, पर साथ ही ऐसा भी लग रहा था कि उसका शरीर पूरी तरह वास्तविक नहीं है। चेहरा अस्पष्ट, हाथ लटके हुए और कदमों की चाल बेहद अजीब, जैसे हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहा हो। कंडक्टर बाबू ने घबराहट में चिल्लाया, सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाइए, कोई बाहर मत निकलिए। लेकिन सही मायनों में कोई भी हिलने की स्थिति में नहीं था। परछाई ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, जैसे वो ट्रेन को ध्यान से देख रही हो। कबीर ने फुसफुसाकर कहा, ये वही है क्या जिसने उस बुजुर्ग को पकड़ा था? सोहन के होंठ सूख चुके थे। वह धीमे से बोला, भाई, ये इंसान नहीं है। थोड़ी ही देर बाद परछाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक बेहद लंबी, पतली, अस्वाभाविक आकृति वाला हाथ। उसकी उंगलियां इतनी पतली थीं कि हड्डियां तक झलक रही थीं। वो हाथ धीरे धीरे ट्रेन के फ्रेम को छूने लगा और जैसे ही उसने लोहे को छुआ, एक तीखी, चुभने वाली आवाज हुई।
जैसे गर्म चीज बर्फ पर रख दी गई हो। ट्रेन के अंदर बैठे कई लोग डर के मारे चिल्ला उठे। कंडक्टर बाबू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर दरवाजा आधा बंद होकर वहीं अटक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से उसे रोके हुए था। अचानक ट्रेन एक झटके से हिल गई। उसका इंजन खुद ब खुद स्टार्ट जैसा होने लगा, जबकि ड्राइवर ने अभी तक कुछ किया ही नहीं था। हम सब अचानक आगे की तरफ फेंके जा रहे थे। ये ट्रेन खुद कैसे चल रही है? किसी यात्री की दबी हुई आवाज सुनाई दी। कंडक्टर बाबू जल्दी से ड्राइवर केबिन की ओर दौड़े। हम भी घबराहट में उनके पीछे पीछे चल पड़े। ड्राइवर अपनी सीट से गिरा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो हवा के लिए संघर्ष कर रहा था। मैंने झुककर पूछा, क्या हुआ? आपको क्या दिखा? ड्राइवर की आवाज कांप रही थी। कोहरे में किसी ने इंजन का लीवर खींचा। किसी ने। कंडक्टर बाबू चिल्लाए। ये कैसे हो सकता है? कोई भी ट्रेन के बाहर से इंजन में हाथ नहीं डाल सकता। ड्राइवर की आंखें फैल गईं। उसने कहा, यह इंसान नहीं था। उसी समय ट्रेन अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगी। पटरियों के पुराने लकड़ी वाले हिस्से के कारण झटके और भी तेज लग रहे थे। कई लोग अपनी सीटों से गिरते पड़ते दिख रहे थे। बाहर का कोहरा लगातार ट्रेन के साथ चल रहा था, मानो वो ट्रेन को कहीं ले जा रहा हो। सोहन ने कहा, यह ट्रेन अपने हिसाब से चल रही है। कोई बाहरी चीज इसे कंट्रोल कर रही है। ट्रेन अब एक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां पटरियां बेहद खतरनाक ढलान पर जाती थीं। उस ढलान के बारे में अक्सर कहा जाता था कि अगर ट्रेन ज्यादा स्पीड में वहां उतरी तो नीचे घाटी में सीधा गिर सकती है। ड्राइवर घबराकर बोला, ब्रेक काम नहीं कर रहे। कंडक्टर बाबू ने लीवर पकड़कर उसे जोर से खींचा, पर ट्रेन की स्पीड रत्ती भर भी कम नहीं हुई। कबीर ने खिड़की के बाहर झांककर कहा, अरे वो परछाई पीछे आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो पटरियों पर तैर रही हो। हम सब तेजी से मुड़े। सचमुच कोहरे के बीच वही काली आकृति ट्रेन के पीछे पीछे तैर रही थी और उसके ऊपर घूमते कोहरे का गोल घेरा अब और तेज हो चुका था। परछाई जैसे हमें कहीं ले जा रही थी, किसी ऐसी जगह जहां इंसान शायद जाना नहीं चाहता। ट्रेन अब डरावनी रफ्तार से ढलान में उतर रही थी। सामने गहरी खाई, पहाड़ों की काली दीवारें और बस वही कोहरा। हर इंसान की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम बचेंगे? और तभी पहाड़ों के बीच एक तेज अजीब रोशनी चमकी। रोशनी इतनी अनोखी थी कि एक पल के लिए लगा जैसे किसी ने आसमान में अचानक सूरज जला दिया हो। ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। काली परछाई रुक गई, कोहरा स्थिर हो गया और रोशनी धीरे धीरे नीचे उतरकर उस पुराने ट्रैक के ठीक सामने आकर ठहर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें बचाने आया हो। लेकिन ये रोशनी थी क्या? और कोहरे को चीरकर ऐसी चमक अचानक कहां से आई? हमारी आंखें इस रहस्य को समझने से पहले ही ट्रेन एक झटके से रुक गई और पूरा डिब्बा खामोशी में डूब गया। ट्रेन अब धीरे धीरे अगले लंबे मोड़ में घुस रही थी और बाहर की हवा में वो ठंडक बढ़ती जा रही थी जो पहाड़ों की रात में अपने आप पैदा हो जाती है। अय्यान ने खिड़की का हैंडल थोड़ा नीचे खींचा ताकि हवा कम आए, लेकिन बाहर की ठंड जैसे अंदर आने का तरीका ढूंढ लेती थी। लकड़ी की सीलिंग के नीचे लगे पुराने बल्ब में पीली सी रोशनी टिमटिमा रही थी और कोच के हर कोने में एक अलग सी 100 साल पुरानी खुशबू थी। लकड़ी, धातु, कोयला और थोड़ी सी मिट्टी की मिली जुली महक। ट्रेन के नीचे लोहा पटरी से टकराकर एक रिदम बना रहा था, टक टक टक, जो किसी लोरी जैसा लग रहा था। कुछ देर पहले तक सबको जो डर लग रहा था वो अब थोड़ा सा कम हो गया था। सब लोग अपने अपने पलों में ढले हुए थे। कोई बाहर का अंधेरा देख रहा था, कोई अपनी सीट पर कंबल समेट रहा था, कोई बस खामोशी का हिस्सा बन गया था। अयान अभी भी पास वाली खिड़की से बाहर का काला खड्ड देख रहा था। रात इतनी गहरी थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस कभी कभी किसी दूर के गांव की हल्की सी पीली रोशनी। पहाड़ों की ठंडी हवा किसी अनदेखी दुनिया का एहसास देती है। और स्टेशन के बाद वाला ये हिस्सा जिस पर रेलवे स्टाफ भी कम चलता था, हमेशा से थोड़ा सा रहस्यमय माना जाता था। कोच में बैठे बुजुर्ग अंकल ने अपने पुराने बैग से एक टिफिन निकाला और धीरे धीरे खोलकर पूछा, खाना खाना है?
थोड़ा सा पराठा और अचार है। अयान ने मुस्कुराकर मना किया। अंकल, भूख तो लगी है, लेकिन मैं बाद में ले लूंगा। अंकल हंसते हुए बोले, बाद में ये पराठे पत्थर बन जाएंगे बाबा, अभी गर्म है, ले लें। उनकी आवाज में एक अपनापन था, जैसे अनजान नहीं, कोई घर का आदमी बोल रहा हो। अयान ने आखिर एक टुकड़ा ले लिया और सच में वो पराठा पुराने टिफिन में होते हुए भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। अंकल बोले, ये रेसिपी 60 साल पुरानी है, मेरी माँ बनाती थी। वो कहती थी पहाड़ी सफर में खाना थोड़ा मसालेदार होना चाहिए ताकि ठंड से बचा रहे। अयान हल्के से हंस पड़ा। बीच वाली सीट पर बैठा वह कलाकार जो पुरानी डायरी लेकर घूम रहा था, अब भी उसकी पन्नों पर कुछ लिख रहा था, जैसे ट्रेन के हर झटके में उसकी कहानी और गहरी होती जा रही हो। वह कभी कभी अयान की तरफ देखता था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर वापस लिखने लग जाता। आप क्या लिखते हो? अयान ने आखिर पूछ ही लिया। वह मुस्कुराकर बोला, यादें, जो भी इस सफर में हो रहा है या जो पहले हुआ है वो सब लिखता हूं, क्योंकि 100 साल पुरानी ट्रेन हर किसी को कहानी नहीं देती, ये सिर्फ कुछ लोगों को चुनती है। अयान उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंक गया। मतलब? वो बोला, कुछ सफर बस सफर नहीं होते, वो इंसान से कुछ छीन भी लेते हैं और कुछ दे भी देते हैं। इस ट्रेन में कई लोग ऐसे चढ़े थे जो कभी वापस नीचे नहीं गए, वो बस पहाड़ों में खो गए और उनका नाम सिर्फ मेरी जैसी डायरियों में बचा है। ट्रेन के अंदर अचानक ऐसा सन्नाटा बन गया जैसे किसी ने हवा को रोक दिया हो। दूर कहीं कोई धातु का हिस्सा बजा और कोच हल्का सा हिला। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। ये वही लम्हे थे जब डर और सुकून दोनों साथ साथ बैठे होते हैं। अयान ने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन अब बादलों के बीच से निकल रही थी। बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, बस धुंध और सफेद सा कोहरा। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन हवा में तैर रही हो। कोच की एकदम आखिरी तरफ बैठी वो बूढ़ी दादी जो पहली बार से चुप थी, अचानक बोली, ये हिस्सा, इसको नो मैन का ट्रैक कहते हैं। यहां ना कोई घर है, ना स्टेशन, ना गांव, बस पहाड़, जंगल और पुरानी कहानियां। दादी की आवाज सुनते ही सबने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे वो यहां पहले भी कई बार आ चुकी हों। वो धीरे से बोली, ये ट्रैक 1920 में बना था। उस समय मजदूर रात रात भर मशाल लेकर काम करते थे। कई लोग खाई से गिर गए, कई लोग कोहरे में खो गए, और कहते हैं उनकी परछाइयां कभी कभी इस रास्ते पर दिख जाती हैं। एक लड़का, शायद 16 से 17 साल का, डर के मारे सीधा बैठ गया। उसने पूछा, अभी भी दिखती हैं? दादी ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत। पर हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि जैसे कोई बाहर पटरियों पर चलता है, लेकिन जब खिड़की से झांकते हैं तो कुछ नहीं होता। शायद हवा होती है, शायद कुछ और। अयान ने खिड़की की तरफ देखा। कोहरा इतना घना था कि उसे अपनी उंगली भी बाहर निकालें तो शायद न दिखे। ट्रेन की हेडलाइट आगे कुछ मीटर तक रोशनी बना रही थी, बाकी सब काला और भूत जैसा। कुछ सेकंड बाद ट्रेन एक छोटे से टनल में घुस गई। अंदर पूरा अंधेरा हो गया, सिर्फ कोच के पुराने बल्ब की हल्की पीली रोशनी थी। टनल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे किसी पुराने कमरे में बहुत समय से कोई न गया हो। जब ट्रेन टनल से बाहर आई, तब सबने एक राहत की सांस ली। अयान ने देखा कि बाहर अचानक एक छोटा सा बहुत पुराना सिग्नल बॉक्स दिख रहा था, लकड़ी का, टूटा फूटा, जैसे दशकों से किसी ने छुआ ही नहीं। फिर उसने देखा कि सिग्नल बॉक्स की खिड़की पर कुछ हल्का सा हिल रहा था, जैसे कोई सफेद कपड़ा। अयान ने आंखें सिकोड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ गई। तुमने वो देखा? अयान ने कलाकार से पूछा। कलाकार ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन शायद धुंध थी, पर उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। कोच की लाइट अचानक 1 सेकंड के लिए झपकी और फिर स्टेबल हुई। ठंडी हवा अब खिड़की के नीचे से और जोर से अंदर आ रही थी, जैसे किसी ने बाहर टेम्परेचर और गिरा दिया हो। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक तीखे मोड़ पर घूमी और पूरा कोच
एक तरफ हल्का सा झुक गया। खिड़की से देखा तो नीचे गहरी खाई थी, इतनी गहरी कि नीचे कोई रोशनी नहीं दिख रही थी, बस हवा की आवाज थी और दूर कहीं बहते पानी की हल्की सी गूंज। अयान के शरीर में हल्की सी कंपी दौड़ गई। बुजुर्ग अंकल ने बोला, इस मोड़ का नाम घोस्ट कर्व है। सब चौंक गए। क्यों? क्योंकि पहली बार जब इस ट्रैक पर ट्रेन चली थी उस रात यहां से एक आदमी गिर गया था, और तब से कई लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में यहां किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो किसी को बुला रहा हो। दादी ने सिर हिलाकर कहा, यह सच है। कोच में एक पल का सन्नाटा उतर आया। ट्रेन अब मोड़ पार कर चुकी थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर हल्का सा डर अभी भी था। अयान ने अपने हाथ रगड़कर गर्म करने की कोशिश की। दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी, लेकिन सफर का रोमांच भी बढ़ रहा था। ट्रेन की आवाज अब थोड़ी बदली हुई लग रही थी, पहले से गहरी, जैसे पटरी किसी और तरह की हो। यह ट्रैक बहुत पुराना था, शायद पहाड़ी की नमी ने इसे जंग लगा दिया था। अचानक कोच के नीचे से कोई अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धातु किसी पत्थर से रगड़ खा गई हो। ट्रेन थोड़ा झटका खाकर आगे बढ़ी। सबने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। दादी धीरे से बोली, हम उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां पुराने जमाने की ट्रेनें कई बार फंस जाती थीं। कलाकार ने अपनी डायरी बंद कर ली। अयान की उंगलियां थोड़ी ठंडी हो गईं। बुजुर्ग अंकल ने अपना टिफिन साइड में रख दिया और कोच में बैठे सभी लोग अब सिर्फ एक ही सवाल सोच रहे थे, आगे क्या होने वाला है। ट्रेन उस अजीब सी आवाज के बाद कुछ सेकंड तक जैसे खुद भी सोच में पड़ गई थी। कोच के अंदर एक खामोशी छा गई थी, जैसे सब लोग एक ही पल पर रुककर सुनना चाह रहे हों कि आगे क्या होने वाला है। पुराने लकड़ी के पैनल्स हल्के हल्के कंपन कर रहे थे और बल्ब की पीली रोशनी बुझने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी किसी तरह जलती जा रही थी। अयान ने अपने कान खिड़की के पास ले जाकर बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश की। उसे लगा कि बाहर हवा अब किसी और तरह से बह रही है, जैसे उसमें कोई छुपा हुआ स्वर हो। ट्रेन का इंजन भी जैसे गहरी सांसें ले रहा था, जैसे उसे चढ़ाई बहुत भारी पड़ रही हो। बुजुर्ग अंकल ने धीमी आवाज में कहा, यह हिस्सा हमेशा ऐसा ही रहा है। यहाँ की पटरियां पहाड़ के बिल्कुल किनारे लगी हैं और रात में नमी बढ़ने से कई बार ये आवाजें आती हैं, लेकिन उनकी बात में भी वो भरोसा नहीं था जो पहले था। शायद वो खुद भी डर को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। दादी ने सीट की रेलिंग पकड़ी और बोली, पहले जमाने में लोग यहाँ मशाल लेकर ट्रेन के आगे आगे चलते थे, ताकि पटरियों में कोई दरार, कोई पत्थर या कोई जंग लगा हिस्सा न हो। पहाड़ में थोड़ी सी चूक भी बड़ी मुसीबत पैदा कर देती थी। उनकी आवाज में एक अजीब सी कहानी का वजन था। ट्रेन जैसे पुरानी यादों के बोझ से और भारी हो चुकी थी। कुछ मिनटों बाद ट्रेन अचानक धीमी होने लगी। पहियों की आवाज बदल गई, एक लंबे खुरदुरे खिंचाव की तरह। कोच में बैठे लोग जैसे अपनी सांसें रोककर उस आवाज को सुन रहे थे। इंजन की रोशनी आगे के कोहरे में टूट रही थी और बाहर का दृश्य अब किसी सपने जैसा लग रहा था। धुंध, हवा और पहाड़ का अनजाना काला हिस्सा। अयान ने खिड़की से झांककर नीचे देखने की कोशिश की, पर नीचे सिर्फ काला खालीपन था। खाई इतनी गहरी थी कि उसका अंत कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी कलाकार ने धीरे से कहा, ये वो जगह है ना जहां ट्रेनें कई बार रुक जाती थीं? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, इस जगह को साइलेंट कट कहते हैं, क्योंकि यहां ट्रेन के चलने की आवाज भी किसी तरह दब जाती है। लगता है जैसे कोई बड़ी चीज हवा में छुपी हो, जो पूरी आवाज खा जाती हो। अयान का दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा। साइलेंट कट नाम में ही कुछ था जो बेचैनी पैदा कर देता था। बाहर अचानक छर्र की आवाज आई। ट्रेन एक पल के लिए जोर से हिली, फिर धीरे से स्थिर हो गई। सभी लोग थोड़ी घबराहट में उठकर इधर उधर देखने लगे। बुजुर्ग अंकल बोले, शायद ड्राइवर ने ब्रेक लगाए हैं, आगे कुछ होगा। पीछे की सीट पर बैठा वो लड़का जो शुरू से डर रहा था अचानक बोला, कोच क्यों रुक गया? नीचे कुछ है क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, सब बस चुप थे। कुछ सेकंड बाद इंजन की तरफ से हल्की सी सीटी बजी, लेकिन वो सीटी भी किसी तरह टूटी हुई लग रही थी, जैसे हवा ने उसे आधे रास्ते में ही दबा दिया हो। अयान ने पहली बार महसूस किया
कि ट्रेन के बाहर सिर्फ ठंड नहीं थी, कुछ और था। ऐसा कुछ जिसे समझना मुश्किल था पर महसूस करना आसान। कलाकार ने खिड़की के कांच पर उंगली से एक छोटा सा गोल बनाया और बाहर देखने की कोशिश की। उसने थोड़ा झुककर कहा, अरे वहां कुछ है। सामने पटरी पर अयान ने झट से उसी दिशा में देखा। कोहरे के बीच एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, बहुत धुंधली पर थी, जैसे कोई इंसान, पर इंसान जैसा साफ नहीं, जैसे किसी पुराने जमाने का साया। क्या वो कोई आदमी है? लड़के ने घबराकर पूछा। दादी की नजरें तेज हो गईं। पहाड़ों में कभी कभी परछाई भी इंसान लगती है, पर वो असली होती नहीं। उनकी बात में कुछ ऐसा था जो कोच के अंदर की हवा को और ठंडा कर गया। उसी वक्त ट्रेन फिर से हल्का सा झटके के साथ आगे बढ़ने लगी। सबकी नजरें खिड़कियों के बाहर टिकी थीं, जैसे ये सफर अब सिर्फ सफर नहीं बल्कि किसी राज की परत खोलने लगा हो। अयान ने देखा कि वो आकृति अब पीछे छूट चुकी थी, पर उसका एहसास अभी भी हवा में था। एक ठंडा, भारी एहसास जो खामोश होकर भी बहुत कुछ कह रहा था। ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी, कोच के अंदर फिर वही अजीब आवाज गूंजने लगी, जैसे नीचे पटरी पर कुछ फंसा हो या ट्रेन किसी पुराने कमजोर हिस्से से गुजर रही हो। बुजुर्ग अंकल सीट पकड़कर बैठे रहे और धीरे से बोले, ये आवाज तब आती है जब पटरी पहाड़ की नमी से फूल जाती है। पुराने जमाने की पटरी है, जंग लगी हुई। कलाकार ने चुपचाप नोटबुक में कुछ लिखा। शायद वो पल, वो आवाज, वो एहसास। थोड़ी दूरी के बाद ट्रेन एक छोटे से ओपनिंग पर पहुंची, जहां एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ खाई। कोहरा अब थोड़ा पतला होने लगा था और कोच के अंदर मौजूद लोग जैसे राहत की सांस ले रहे थे। अयान ने कहा, अच्छा है, अब साफ दिखने लगा है। शायद इस हिस्से में कम कोहरा है। दादी ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। पहाड़ अपने हिसाब से चलता है। अभी साफ है, पर 2 मिनट बाद फिर से कुछ भी नहीं दिखेगा। और सच में उनकी बात खत्म होते ही जैसे हवा ने अपने पंख फैला दिए हों, धुंध फिर से घनी होने लगी। बाहर का लैंडस्केप फिर गायब होने लगा। ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते अचानक एक पुराने टूटे हुए पॉइंट कैबिन के पास से गुजरी। किसी ने कहा, यह तो बहुत पुराना लगता है, क्या ये अभी इस्तेमाल होता है? अंकल ने कहा, नहीं, ये 1960 के बाद बंद कर दिया गया था। यहां काम करने वाले 2 लोग एक रात गायब हो गए थे। बस उनकी टोपी मिली थी पटरियों पर। सब फिर चुप। अयान ने पहली बार महसूस किया कि इस सफर की असली कहानी सिर्फ रेलवे के इतिहास में नहीं, बल्कि उन रहस्यों में थी जो इन पटरियों के आसपास दबी हुई थीं, जैसे पहाड़ खुद इन्हें अपने पास रखना चाहता हो। ट्रेन अब एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई थी जहां खिड़की के बाहर बस गहरी भूरी चट्टानें थीं। चट्टानों पर नमी के काले निशान थे, जैसे बारिश कई साल तक यहां ठहरती रही हो। हवा का बहाव अब बहुत तेज हो गया था। खिड़की के फ्रेम से टकराकर एक अजीब सी सीटी की आवाज पैदा कर रहा था। अयान ने कोट कसकर बंद किया। ठंड अब शरीर में चुभ रही थी। ट्रेन अचानक एक पुल पर आ गई, लकड़ी और लोहा का बना पुराना पुल। ट्रेन की आवाज बदल गई, ट्रक ट्रक ट्रक, जैसे पटरी पर नहीं, किसी डीली लकड़ी पर चल रही हो। लड़का डरकर बोला, ये पुल सुरक्षित है ना? अंकल बोले, है, लेकिन पुराना है। उस जमाने में लकड़ी और लोहे का मिक्स करके पुल बनाया जाता था, मगर ये पुल अभी भी खड़े हैं क्योंकि पहाड़ इन्हें गिरने नहीं देता। कलाकार ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, नीचे पानी है, आवाज आ रही है। अयान ने भी सुनने की कोशिश की। नीचे कहीं बहुत दूर बहते पानी की आवाज आ रही थी, गहरी, भारी, जैसे किसी गुफा के अंदर से निकल रही हो। अचानक ट्रेन उस पुल के बीच में पहुंची और हवा का झोंका इतना तेज आया कि कोच हल्का सा हिल गया। एक पल के लिए सबके दिल थम गए, लेकिन ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कुछ सेकंड बाद ट्रेन पुल से निकलकर फिर से सुरक्षित जमीन पर पहुंच गई। सबने राहत की सांस छोड़ी। दादी ने कहा, ये पहाड़ डराते जरूर हैं, पर छोड़ते नहीं। लेकिन अयान के मन में अब भी एक सवाल घूम रहा था, वो आकृति कौन थी और ये रास्ता इतनी रहस्यमय रातों को क्यों याद रखता है? इस सफर में अभी भी बहुत कुछ बाकी था। ट्रेन जैसे ही पुराने पुल से उतरकर पहाड़ की नरम चढ़ाई पर आई,
कोच के अंदर एक हल्की सी गर्माहट लौटने लगी, जैसे हवा ने थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा शांत कर लिया हो। अयान ने अपनी सांसें थोड़ा काबू में की और खिड़की के बाहर फैलते कोहरे को देखते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। इस सफ़र ने उसके मन में जितना रोमांच भरा था, उतना ही कई अजीब सवाल भी जगा दिए थे। ट्रेन अब एक लंबे मोड़ पर आई। जैसे ही कोच मुड़ा, पहिए नीचे पटरी से एक खुरदुरी आवाज़ निकालते हुए घूमे। कोच हल्का सा झुका और फिर वापस सीधा हो गया। पुराने पहाड़ी स्टेशनों के पास का रास्ता हमेशा ऐसा ही होता था, टाइट मोड़, ढलान और हवा की अजीब हरकतें। बुजुर्ग अंकल ने खिड़की की तरफ इशारा करके कहा, यहां से रात में नीचे घाटी में कोई रोशनी नहीं दिखती। पहले तो लोग लालटेन रखते थे, अब सब खाली है। अयान ने नीचे झांका। नीचे सिर्फ काला खालीपन था। कोई गांव, कोई सड़क, कोई घर, कुछ भी नहीं, बस हवा और अंधेरा। कलाकार दयाल ने एक गहरी सांस ली और बोला, यहाँ की नीरवता कुछ अलग है, जैसे पहाड़ सो नहीं रहा, बस हमें देख रहा है। दादी हंसकर बोली, अरे बेटा, पहाड़ों की रातें ऐसी ही होती हैं। यहाँ इंसान से ज्यादा पुरानी कहानियां रहती हैं। दादी की आंखों में कोई गहरी याद थी, कुछ ऐसा जो वो बताना भी चाहती थी और छुपाना भी। ट्रेन अब एक छोटे सुरंग के पास पहुंच रही थी। बाहर लगी टूटी फूटी पत्थरों की दीवारों पर नमी थी और उन पर काई की मोटी परत जम चुकी थी। सुरंग के मुहाने पर एक पुराना बोर्ड लगा था, जिस पर नाम अब लगभग मिट चुका था। बस कुछ अक्षर बाकी थे जो कोहरे में गायब हो रहे थे। जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई, कोच अचानक पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। एक सेकंड के लिए सबने सांस रोक ली। बल्ब हल्का सा झपका, लेकिन बुझा नहीं। सुरंग के अंदर हवा ठंडी नहीं, बल्कि गीली लग रही थी। पुरानी दीवारों से टपकते पानी की बूंदें ट्रेन की छत से टकराती आवाज पैदा कर रही थीं। लोग जैसे दबी आवाज में बैठ गए। अयान ने हल्की आवाज में पूछा, ये सुरंग कितनी पुरानी होगी? अंकल बोले, करीब 100 साल से भी ज्यादा। सुना है इसे बनाने में कई लोग घायल हुए थे। इस हिस्से में पत्थर बहुत बार टूटते थे। दादी ने जोड़ा, इस सुरंग में एक बार रात के वक्त ट्रेन अटक गई थी। 3 घंटे तक अंदर सिर्फ अंधेरा और ये पानी टपकने की आवाज। लोगों ने कहा, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई दीवारों में चल रहा हो। एकदम से कोच के टीन वाले हिस्से पर एक भारी सी थाप पड़ी। ढन ढन। लड़का डरकर उछल पड़ा। किसी की आवाज निकली। ये क्या था? कलाकार दयाल ने तुरंत खिड़की पर कान लगाकर सुना। ट्रेन अब धीमी गति से सुरंग के बीचों बीच गुजर रही थी। दादी बोली, ये ऊपर की चट्टानों से गिरते पत्थर की आवाज होती है। पहाड़ सोता नहीं, बस हर वक्त बदलता रहता है। लेकिन इस बार अयान को कुछ और लगा, जैसे उस थाप में कोई रफ्तार थी, जैसे वो किसी इंसान की हरकत हो। सुरंग की छत पर पानी की बूंदें तेजी से गिर रही थीं और उनके साथ एक अजीब गूंज अंदर फैली हुई थी। कुछ सेकंड बाद ट्रेन सुरंग से बाहर निकल आई और बाहर की ठंडी हवा फिर से कमरे में घुस गई। सबने राहत की तरह सांस ली। अंधेरा अब थोड़ा हल्का लग रहा था। ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते एक ऊंचाई वाले हिस्से में आ गई, जहां से नीचे घाटी दूर दूर तक फैली थी। हवा अब ज्यादा तेज थी और कोहरे के बीच हल्की हल्की सफेद धुंध उड़ रही थी, जैसे कोई कपड़ा लहरा रहा हो। अयान ने नीचे घाटी में देखा और थोड़ी दूरी पर एक सुनसान पगडंडी दिखी, जिस पर एक पुराना लकड़ी का पुल था। कलाकार बोला, वो रास्ता किसी ट्रैक जैसा लग रहा है। अंकल ने कहा, हाँ, वो पुराने समय की ट्रॉली लाइन थी। यहाँ मजदूर लकड़ी से बनी ट्रॉलियों पर माल चढ़ाकर पहाड़ के दूसरे हिस्से ले जाते थे। रात में तो वो लोग भी चलते थे, सिर्फ लालटेन लेकर। दादी धीमी आवाज में बोली, कई लोग उस रास्ते में खो भी गए थे। कोहरा और पहाड़ का सन्नाटा कई बार इंसान की दिशा ही छीन लेता है। ट्रेन कुछ दूर तक एक सीधी पटरी पर चलती रही। फिर अचानक एक झटका लगा, ऐसा झटका जो बाकी झटकों से अलग था। ट्रेन ने हल्का सा दाएं झुककर फिर खुद को ठीक किया। कोच के अंदर सब एक साथ हिले। लड़के ने घबराकर पूछा, ये क्या था? पटरी खराब है क्या? अंकल ने माथे पर हाथ फेरा और बोले, हो सकता है इस हिस्से में पटरी थोड़ी ढीली हो।
इतने साल पुराने ट्रैक में सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। दादी की आंखों में फिर चिंता का हल्का सा साया था। अयान ने खिड़की से नीचे देखा और उसकी सांस अटक गई। पटरी के पास पहाड़ के किनारे एक लंबी दरार थी, जैसे मिट्टी और पत्थर धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसल रहे हों। जमीन हल्की सी हिल भी रही थी। कलाकार ने कहा, क्या ये लैंडस्लाइड जैसा कुछ है? अंकल बोले, ये इलाका लैंडस्लाइड प्रोन है। रात में नमी और हवा मिलकर पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से को कमजोर कर देती है। ट्रेन अब उसी दरार के ऊपर से गुजर रही थी। पहियों की आवाज में अलग ही कराह सुनाई दे रही थी। सब लोग चुप, इतना चुप कि अगर किसी ने सांस भी ली हो तो वो भी सुनाई दे जाती। ट्रेन इस खतरनाक हिस्से को पार करके जब सुरक्षित पथरीले प्लेटफॉर्म पर आ गई, तभी सबने एक साथ राहत की सांस छोड़ी। दादी बोली, इस रूट पर सफर हमेशा आसान नहीं होता, पर असली खूबसूरती भी इसी में है। अगर रास्ते में चौंकाने वाले मोड़ ना आए तो पहाड़ों का सफर अधूरा लगता है। कोच के अंदर माहौल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अयान का ध्यान पीछे की तरफ था, जहां वो दरार पहाड़ को धीरे धीरे तोड़ रही थी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। ट्रेन अब एक ऐसे हिस्से में थी जहां पटरियां सीधा पहाड़ को काटकर बनाई गई थीं। ऊपर बड़े बड़े पत्थर लटके थे और कई जगहों पर लकड़ी के पुराने बीम लगे दिखते थे। अयान ने पूछा, ये लकड़ी के बीम अभी भी इस्तेमाल में हैं? अंकल बोले, वो सिर्फ सहारा हैं, असल संरचना पहाड़ की ही है। पत्थर खुद सब संभाल लेते हैं। कलाकार हंसकर बोला, कभी कभी लगता है ये ट्रेन नहीं, कोई पुराना दानव है जो पहाड़ों के दिल से गुजर रहा है। दादी मुस्कुराई, दानव नहीं बेटा, ये पहाड़ का धड़कता हुआ रास्ता है। 100 साल से ये ट्रेन जो मंजर देख रही है, वो इंसान की आंखें कभी नहीं देख सकती। ट्रेन धीरे धीरे एक चढ़ाई पर चढ़ रही थी और ऊपर किसी मोड़ के पास पीली रोशनी दिखने लगी। अयान ने आंखें सिकोड़कर देखा। वो शायद अगला छोटा स्टेशन था या फिर कोई पुरानी चौकी। धीरे धीरे रोशनी और साफ होने लगी। ट्रेन उसके करीब पहुंच रही थी, लेकिन जैसे जैसे रोशनी पास आई, अयान ने देखा कि वहां कोई हलचल नहीं थी, कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक पुरानी लैंप पोस्ट और उसके नीचे झूलती एक टूटी हुई घंटी। ट्रेन उसके बिल्कुल पास पहुंचने ही वाली थी जब दादी ने धीमी आवाज में कहा, ये जगह कभी बंद नहीं हुई थी, पर यहाँ कोई आता नहीं, क्योंकि कहते हैं रात में यहाँ कोई इंतजार करता है। अयान का दिल एक पल के लिए रुक गया। घंटी हवा में हल्की सी हिली और मंजर अचानक बहुत ज्यादा चुप हो गया। सफर अब किसी और ही मोड़ पर जाने वाला था। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन पहाड़ी स्टेशन की उस पुरानी ट्रेन में बैठकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त कहीं ठहर गया हो। बाहर की ठंडी हवा अब और भी पैनी हो चुकी थी और दूर घाटियों में दौड़ती हल्की सी हवा पेड़ों के बीच से निकलकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही हो। ट्रेन की पीली लाइटें अभी भी वही गर्माहट बनाए हुए थीं और अंदर बैठे हर शख्स के चेहरे पर अब एक तरह का सुकून भी था और एक हल्की सी बेचैनी भी, क्योंकि जैसे जैसे हम पहाड़ों की ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इन रास्तों से जुड़ी वो अनकही बातें भी हमारे आसपास घुमड़ने लगी थीं। विराज अब खिड़की के बिल्कुल पास झुककर बैठा था। उसका चेहरा बाहर अंधेरे में डूबे पेड़ों और घाटियों की तरफ था। उसके कानों में बार बार बुजुर्ग गार्ड की वो बातें गूंज रही थीं। इस पहाड़ी लाइन पर कुछ यादें हैं, कुछ परछाइयां हैं जो कभी पूरी तरह गायब नहीं होती। विराज चाहता भी था कि वो इन बातों को नजरअंदाज करे, लेकिन शायद वो सब अनजाने में उसके दिमाग पर असर डाल रही थीं। ऐना सीट पर सीधी बैठी थी। उसकी आंखों में अब नींद धीरे धीरे उतर रही थी और शायद वो चाहता भी यही था कि नींद आ जाए, क्योंकि ये सब जो बाहर हो रहा था वो नींद से ज्यादा डर को जगा रहा था। लेकिन तभी ट्रेन अचानक एक लंबी मोड़ पर पहुंची और पहाड़ी ढलान से टकराकर घूमती हवा की एक तेज आवाज ने उसे फिर से जगा दिया। उसने विराज की तरफ देखा और हल्की सी आवाज में कहा, तुम्हें सच में लगता है कि ये सब कहानियां सिर्फ किस्से हैं, या कुछ लोग सच में यहाँ वापस आते हैं? विराज ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं किसी भूत वूत में नहीं मानता, लेकिन ये पहाड़, ये रात और ये पुरानी ट्रेन, ऐसा माहौल खुद ही आदमी की सोच बदल देता है। ट्रेन एक संकरे ब्रिज पर जा रही थी। नीचे गहरी खाई थी और बस अंधेरा। खाई में बहती हवा का शोर ऐसा लगता था जैसे नीचे कोई नाम पुकार रहा हो, लंबा, खिंचा हुआ और ठंडा। ऐना ने नीचे झांकने की कोशिश की,
लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ काला खालीपन। तभी डिब्बे की तरफ से एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे किसी ने बहुत धीमे से दरवाजा हिलाया हो। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी तेज, तो सबने एक दूसरे की तरफ देखा। बुजुर्ग गार्ड जो हुक सी लेते हुए सोने की कोशिश कर रहा था, तुरंत उठ बैठा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सतर्कता। वो बोला, ये आवाजें यहां नई नहीं हैं, लेकिन रात को जब इस ब्रिज को पार करते हैं तब अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। क्यों? ऐना ने तुरंत पूछा। गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उठकर दरवाजे की तरफ चला गया। विराज और ऐना उसके पीछे पीछे चले। दरवाजे तक पहुंचकर उसने हैंडल को पकड़ा। हैंडल ठंडा था, इतनी ठंड कि जैसे किसी ने उसे बर्फ में डुबोकर अभी अभी निकाला हो। ये दरवाजा तो अंदर से बिल्कुल ठीक है, गार्ड बुदबुदाया, लेकिन आवाज बाहर से आई थी। विराज ने खिड़की से बाहर अंधेरे में झांकने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज बह रही थी कि आंखें खुली रखना मुश्किल था। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे ब्रिज के किनारे कुछ हिला हो, कोई परछाई या शायद सिर्फ हवा में हिलती झाड़ियां। वो तय नहीं कर पाया। ट्रेन अब ब्रिज से उतर रही थी। पटरियों ने दोबारा ठोस धरती का एहसास दिया और डिब्बे के अंदर थोड़ी राहत फैल गई। ऐना ने लंबी सांस ली और अपनी सीट पर वापस बैठ गई, लेकिन बुजुर्ग गार्ड वापस नहीं बैठा। वो दरवाजों और खिड़कियों को दोबारा चेक करने लगा, जैसे उसे किसी अनहोनी का डर हो। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक और गहरी घाटी के किनारे से गुजरने लगी। ये इलाका और भी सुनसान था। यहां न कोई गांव था, न कोई रोशनी, बस आकाश में टिमटिमाते तारे और दूर कुछ पहाड़ों की काली आकृतियां। तभी डिब्बे के पास की बेल पर अचानक ट्रर्रर ट्रर्रर की आवाज गूंजी, जैसे कोई पैसेंजर बेल बजा रहा हो। लेकिन दिक्कत ये थी, उस डिब्बे में विराज, ऐना और गार्ड के अलावा कोई था ही नहीं। तीनों के चेहरे एकदम जम गए। गार्ड ने घबराहट छिपाते हुए कहा, किसने दबाई ये बेल? ऐना ने कांपती आवाज में कहा, हम तीनों यहीं बैठे थे। तो फिर कौन? बेल दोबारा बजी, इस बार धीमी और ज्यादा डरावनी। गार्ड तेजी से बेल के स्विच बॉक्स तक गया, उसे खोला और रुक गया। वो पूरी तरह बंद था, अंदर किसी ने छुआ तक नहीं था। विराज कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक ट्रेन के फर्श के नीचे से थक थक की आवाज आई, जैसे कोई ट्रेन के नीचे लटक कर चल रहा हो। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि इनकार करना नामुमकिन था। ऐना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। विराज ने गार्ड की तरफ देखा, वो बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो बोला, ये आवाज पहले भी सुनी है मैंने कई बार, लेकिन हमेशा रात में और हमेशा इन सुनसान घाटियों में। विराज ने पूछा, लेकिन कौन हो सकता है नीचे? गार्ड ने घुटी आवाज में कहा, कौन, ये तो कभी पता नहीं चला, लेकिन लोग कहते हैं कि एक बार इसी रूट पर उल्टी दिशा में चलने वाली एक पुरानी ट्रेन के कई लोग एक हादसे में नीचे गिर गए थे। विराज का दिल जोर से धड़कने लगा। गार्ड बोला, कुछ लोग मानते हैं कि उनमें से कुछ आज भी सफर पूरा करने की कोशिश करते हैं। फर्श के नीचे की आवाज अचानक बंद हो गई। डिब्बे में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर एकदम अचानक खिड़की के बाहर से किसी ने डिब्बे की दीवार पर धड़ाम की जोरदार थपकी मारी। खिड़की का शीशा हल्का सा कांप गया। ऐना चीख उठी। विराज दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन गार्ड ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। दरवाजा मत खोलना, वो चिल्लाया। विराज रुक गया। बाहर फिर ठप 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 की आवाज होने लगी, जैसे कोई चल रहा हो, सीधे डिब्बे की बाहर वाली साइड पर। फिर ट्रेन एक टनल के मुंह पर पहुंची। टनल में घुसते ही सब कुछ एकदम काला हो गया। दीवारों पर चलने के कदमों की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। ऐना रो रही थी। विराज अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। और तभी टनल के बीचों बीच सब आवाजें अचानक गायब हो गईं। बस ट्रेन का धीमा इंजन और घुटी हुई खामोशी। जब ट्रेन टनल के बाहर निकली, बाहर की वादी में हल्की रोशनी थी और ट्रेन की दीवार बिल्कुल शांत थी, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। लेकिन विराज जानता था, वो आवाजें, वो बेल, वो थपकी, सब कुछ सच था और ये सफर
अभी खत्म नहीं हुआ था। कहानी जारी रहेगी। ट्रेन टनल से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन डिब्बे के अंदर का माहौल अभी भी भारी था, जैसे किसी ने हवा से आवाजें खींच ली हों। विराज, ऐना और बुजुर्ग गार्ड तीनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, बिना बोले, जैसे उनके दिमाग अभी भी पीछे टनल में अटके हों। बाहर पहाड़ों पर हल्की सी सुबह की रोशनी उतर रही थी, लेकिन इस रोशनी में भी एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे रात अभी गई ही ना हो। ट्रेन अब धीमी रफ्तार से घाटी के अगले हिस्से की ओर बढ़ रही थी और पहाड़ों के बीच बहती हवा फिर से वही पुरानी आवाजें बनाने लगी थी, खालीपन की, गहराई की और शायद किसी की मौजूदगी की। विराज ने अपने हाथों को रगड़ा। उसे ठंड से ज्यादा किसी और चीज ने पकड़ रखा था, एक बेचैनी जो पीछे टनल में खत्म नहीं हुई थी। ऐना, जो अब तक कांपती हुई बैठी थी, धीरे धीरे सीधी हुई और खिड़की के बाहर देखने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अब वैसी जिज्ञासा नहीं थी जैसी सफर के शुरू में थी। अब उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल घूम रहा था। ये सब सच में था या बस डर? विराज ने धीमे स्वर में पूछा। तुम ठीक हो? ऐना ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा कुछ और कह रहा था। वो बोली, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हवा नहीं हो सकता। वो बेल, वो कदमों की आवाज, कोई नीचे ट्रेन के, वो वाक्य पूरा नहीं कर सके। गार्ड ने उसकी बात वहीं से पकड़ ली। इस लाइन पर कुछ बातें कभी साफ नहीं होती, कुछ हादसे, कुछ लोग और कुछ यादें, ये सब इस रात वाले सफर में वापस आ जाती हैं। विराज ने गार्ड की तरफ देखते हुए पूछा, आपने पहले कहा था कि कई लोग नीचे गिर गए थे उस पुराने हादसे में। क्या सच में लोग बोलते हैं कि उनकी आवाजें सुनाई देती हैं? गार्ड ने गहरी सांस ली, फिर बोला, मेरे दादा भी इसी रूट पर गार्ड थे। वो कहा करते थे कि जब ये लाइन बनी थी तब मजदूर रात भर यहां काम करते थे। कई बार ठंड, भूस्खलन और गलतियों में लोग नीचे गिर जाते थे। कुछ की बॉडी मिली, कुछ की नहीं। कहा जाता है जो सफर पूरा नहीं कर पाए वो आज भी कोशिश करते हैं। ट्रेन अचानक थोड़ा झटका खाकर धीमी हो गई। डिब्बे के बाहर से सीटी की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे इंजन ने खुद ब खुद ब्रेक लगाए हों। विराज खिड़की से बाहर झुककर देखने लगा। पटरियों के आगे एक छोटा सा लकड़ी का पुल था, बहुत पुराना, इतना कि लगता था जैसे किसी भी पल टूट सकता है। शायद इसी वजह से ट्रेन की स्पीड कम कर दी गई थी। लेकिन तभी ऐना ने धीरे से कहा, वो देखो। विराज ने उसकी उंगली की दिशा में देखा। पुल के बिल्कुल बीचों बीच कोई खड़ा था, एक परछाई, पूरी तरह स्थिर, जैसे पत्थर हो। उसके कपड़े पुराने थे, जैसे बहुत पुराने जमाने के मजदूर पहनते थे। लेकिन सबसे अजीब बात, उसके हाथ में एक लालटेन थी और लालटेन की लौ बिल्कुल बिना हिले जल रही थी, जबकि चारों तरफ तेज हवा थी। विराज का दिल एक पल के लिए रुक गया। गार्ड तुरंत खिड़की तक आया। उसकी आंखें फैल गईं। ये तो, लेकिन वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। ट्रेन कुछ फीट दूर रुक गई। ऐना धीरे से बोली, क्या वो इंसान है? विराज समझ नहीं पा रहा था। परछाई ने कोई हरकत नहीं की, बस स्टीयरिंग सी नजरों से ट्रेन की ओर देखती रही। गार्ड ने तुरंत इंटरकॉम की हैंडसेट उठाई और लोको पायलट से बात करने लगा। सामने कोई खड़ा है, ध्यान से देखो। शायद कोई इंसान रास्ता ब्लॉक कर रहा है या। उसकी आवाज अचानक रुक गई। परछाई धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ी और पुल के दूसरे छोर की तरफ चलने लगी, लेकिन उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में हल्का सा ऊपर तैर रहा था। विराज और ऐना दोनों ने ये साफ देखा। दोनों एक साथ पीछे हट गए। गार्ड का हाथ कांप रहा था। पुल की दूसरी तरफ पहुंचकर वो परछाई थोड़ी देर खड़ी रही, फिर जैसे किसी अदृश्य कोहरे में घुलती हुई गायब होती चली गई। ट्रेन में एक भी आवाज नहीं थी, बस तीनों की भारी सांसें। 1 मिनट बाद इंजन की सीटी फिर बजी, इस बार बहुत हल्की। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जैसे खुद भी उस परछाई की मौजूदगी से डर गई हो। जब ट्रेन पुल पार करके दूसरी तरफ पहुंची, विराज ने पीछे मुड़कर देखा। घाटी में सिर्फ हवा थी, खालीपन था और रात की बची हुई सांसें। ऐना ने कहा, अगर वो इंसान नहीं था तो फिर था क्या? गार्ड ने अपनी टोपी उतारी।
उसे हाथ में दबाया और बहुत धीमे स्वर में बोला, ये इस सफ़र का सबसे पुराना रूल है। अगर कोई पुल पर लालटेन लेकर खड़ा मिले तो उसका मतलब होता है कि आगे खतरा है, चाहे वो जीवित हो या ना हो, हमेशा रुकना चाहिए। फिर उसने ऐसा क्यों किया? विराज ने पूछा। गार्ड ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद उसने हमारी जान बचाई है। ट्रेन आगे बढ़ती रही, लेकिन विराज और ऐना दोनों की गर्दनें महसूस कर रही थीं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स अभी भी उनके साथ सफ़र कर रही हो। पहाड़ों में कभी कभी मदद करने वाले भी इंसान नहीं होते। थोड़ी दूर जाते ही ट्रेन एक और मोड़ पर मुड़ी और सामने एक बड़ा पत्थर पटरियों पर गिरा हुआ दिखा। ताज़ा भूस्खलन। अगर ट्रेन स्पीड में होती तो हादसा तय था। तीनों की आंखें एक पल को वाकई नम हो गईं। गार्ड फुसफुसाया, वो जो कोई भी था शायद वही हमें ये बताने आया था। ट्रेन रुक गई। कुछ लोग नीचे उतरकर पत्थर हटाने लगे। हवा शांत थी, लेकिन उसमें एक अनजानी गर्माहट थी, जैसे किसी ने चुपचाप धन्यवाद कहकर अपना रास्ता ले लिया हो। जब पटरियां साफ हुईं, ट्रेन फिर आगे बढ़ी, इस बार और भी ज्यादा खामोशी के साथ। विराज ने धीरे से खिड़की खोली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उस हवा में उसे लगा जैसे किसी ने बहुत दूर से एक नर्म धीमी सी आवाज में कहा, सफर पूरा करो। ऐना ने आंखें बंद कर लीं। विराज ने आसमान की तरफ देखा और पहाड़ जैसे मुस्कुरा रहे थे। ये सफर सच में 100 साल पुराना था और इसके राज अब भी जिंदा थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात अब पूरी तरह पीछे छूट चुकी थी, लेकिन सुबह की रोशनी भी इस सफर को हल्का नहीं बना पा रही थी। पहाड़ी हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ये वही खामोशी थी जो किसी लंबे सच को अपने अंदर छुपाकर चलती है। ट्रेन अब घाटी के उस हिस्से में पहुंच रही थी जहां पटरियां पहाड़ों के बीच से इतनी नजदीक निकलती थीं कि खिड़की खोलो तो लगता था हथेली बढ़ाकर पत्थर छू लोगे। विराज, ऐना और गार्ड तीनों अब चुप थे, लेकिन ये चुप्पी डर वाली नहीं थी। ये उस एहसास से भरी थी जिसमें इंसान कुछ ऐसा देख लेता है जो उसकी सोच से बाहर हो, लेकिन फिर भी उसे किसी अनकही शांति से भर दे। कुछ देर बाद ट्रेन ने एक चौड़ा सा मोड़ लिया और सामने एक पुराना सिग्नल स्टेशन दिखाई देने लगा। ये छोटा सा स्टेशन था जिसे देखकर लगता था कि जैसे इसे समय ने बहुत पहले ही छोड़ दिया हो। लकड़ी की दीवारें, फीके पड़े बोर्ड और एक टूटी सी सीढ़ी सब मिलकर ये बता रहे थे कि यहाँ पिछले कई सालों से कोई ठहरा नहीं है। लेकिन सबसे अजीब बात, स्टेशन के बाहर ठीक प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक पुरानी सी लालटेन रखी हुई थी, जल रही थी और उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी का हाथ अभी भी उसे पकड़े हों। सिर्फ वो हाथ दिख नहीं रहा था। ऐना ने फुसफुसाते हुए कहा, ये वही लालटेन है जैसी पुल पर वाले आदमी के हाथ में थी। विराज ने कहा, शायद रोकने के लिए रखी हो। गार्ड ने सिर हिलाया। ये स्टेशन पिछले 40 साल से बंद है। यहाँ कोई नहीं आता, कोई लालटेन नहीं जला सकता। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। इंजन की आवाज भी बहुत धीमी थी, जैसे वो खुद भी इस जगह का सम्मान कर रहा हो। गार्ड सबसे पहले उतरा। उसके कदमों में एक अजीब सी सावधानी थी, जैसे वो किसी पवित्र जगह पर चल रहा हो। उसने लालटेन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां पास गईं, लौ थोड़ी सी हिलकर सीधी हो गई, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो, मत छूना। गार्ड ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। ऐना और विराज भी नीचे उतरकर देखने लगे। हवा में एक हल्की सी खुशबू थी, गीली मिट्टी और पुरानी लकड़ी की, लेकिन उसके अंदर एक बेचैन कर देने वाली मिठास भी थी, जैसे कोई कह रहा हो कि ये जगह अभी भी जिंदा है। तभी प्लेटफॉर्म के कोने से एक बहुत हल्की आवाज आई, कदमों की, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे प्लैंक पर चला हो। तीनों एक साथ उधर मुड़े। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ा और करीब। विराज ने धीमे से कहा, कोई है यहां? ऐना की आंखों में डर नहीं था, इस बार उनमें एक अलग सी जिज्ञासा थी, जैसे वो अब इस रहस्य को जानना चाहती हो।
गार्ड ने प्लेटफॉर्म के किनारे की ओर जाकर नीचे झांका, लेकिन वहां सिर्फ गहरी खाई थी। आवाजें अचानक बंद हो गईं। फिर स्टेशन के टिन वाले छप्पर पर किसी ने एक बार टपक की आवाज की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐना ने झट से ऊपर देखा। एक पुरानी परछाई कुछ पल के लिए छप्पर पर दिखी। वो वही मजदूर जैसा कपड़ा, वही टेढ़ी टोपी, वही कंधा झुका हुआ, वही चाल जो उस पुल पर दिखा था। और फिर उसी पल वो गायब। ऐना ने सांस रोक ली। विराज भी पीछे हट गया। गार्ड ने बहुत धीरे से कहा, यह स्टेशन का कीपर हुआ करता था। मेरे दादा बताते थे, जब भी कोई खतरा होता था वो हाथ में लालटेन लेकर सबसे पहले दौड़ता था, चाहे रात हो, भूस्खलन हो या बारिश। लोग कहते हैं उसकी ड्यूटी आज तक खत्म नहीं हुई। अचानक लालटेन खुद ब खुद थोड़ी सी हिली और प्लेटफॉर्म के बीच में एक सफेद धुंध जमा होने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे चलता हुआ वहां से गुजर रहा हो। किसी इंसान के कदम, लेकिन इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। वो धुंध स्टेशन के दूसरे छोर की तरफ बढ़ी, फिर वहीं रुक गई और अगले ही पल जैसे हवा के झोंके में फट गई। तीनों एक पल के लिए स्थिर रह गए। फिर कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। लालटेन की लौ अचानक तेज हुई और पटरियों के दाईं तरफ का पुराना पहाड़ी हिस्सा अचानक टूटने लगा। कुछ बड़े पत्थर नीचे लुढ़कते हुए पटरियों के बीच आ गिरे। अगर ट्रेन स्पीड में होती, हादसा बड़ा होता। गार्ड ने तुरंत कहा, वो हमें फिर बचा गया। विराज ने धीरे से कहा, यह कोई भूत नहीं है, ये किसी की ड्यूटी है। ऐना ने सोचा, शायद कुछ लोग इतने समर्पित होते हैं कि मौत भी उनकी जिम्मेदारियों को नहीं रोक पाती। जब पत्थर हट गए और ट्रेन फिर से आगे बढ़ने को तैयार हुई, गार्ड ने हाथ जोड़कर उस लालटेन की तरफ झुककर एक छोटा सा सम्मान का जेस्चर किया। विराज और ऐना भी चुपचाप खड़े रहे, जैसे तीनों समझ गए हों, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी भी जाती हैं। ट्रेन आगे बढ़ने लगी। इंजन की सीटी हवा में एक अलग तरह की गूंज छोड़ गई, एक शांति वाली, स्वीकार वाली और इस सफर की कहानी सुनाने वाली। जब स्टेशन पीछे छूट गया, विराज ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। पहाड़ रोशनी में चमक रहे थे। हवा में अब कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी गर्माहट थी। वो बोल पड़ा, लगता है ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। ऐना हंसी, खत्म नहीं, बस बदलता रहेगा। जैसे ये पहाड़, जैसे ये पटरियां, जैसे वो आवाजें। गार्ड धीरे से बोला, और जैसे कुछ लोग जो इस लाइन की रक्षा करते हैं, चाहे जिंदा हो या नहीं। ट्रेन आखिरी मोड़ पर मुड़ी और सामने पहाड़ी स्टेशन दिखाई देने लगा, वो असली वाला, जहां ये सफर खत्म होना था। लेकिन तीनों के लिए सफर अब शुरू हुआ था, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेन का टूर नहीं था, ये एक सदी पुराने वादे का हिस्सा था, एक जिम्मेदारी का, एक कहानी का जो पहाड़ों, रातों, धुंध और उन लालटेनों में हमेशा जिंदा रहेगी। ट्रेन स्टेशन पर रुक गई, लेकिन इस सफर की गूंज तीनों के अंदर हमेशा चलती रही। और कहीं दूर एक अदृश्य आवाज फिर फुसफुसाई, ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती।